जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली एकदम ਵਧੀਆ जी? बच्चा कहता है फैमिली बहुत ਵਧੀਆ सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा एकदम ਵਧੀਆ जी, बहुत बढ़िया। और मुझे ये लगा लो नाराज़गी भी है आपसे, और मैं आपके ऊपर गुस्सा भी हूँ। पता है क्यों नाराज़गी और पता है क्यों गुस्सा हूँ? क्योंकि आज सुबह वाली कस्टम की क्लास बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कम से कम 500-550 बच्चा बैठा होगा, सिर्फ 250 से 300 बच्चा बैठा है। मतलब कम से कम 200-250 बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी क्लास 2 बजे भी थी। तो मैं पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी नालायक बच्चों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पिछली क्लास के बिना, मतलब जो आज हमने 2 बजे क्लास चलाई थी उसके बिना ये वाली क्लास मत देखना, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सर बिना बात के आप मुझे गाली निकाल के चले जाओगे, आप मुझे भला बुरा बोल के जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पूरी मेहनत की है। अगर आपने डायरेक्टली ये वाली क्लास देख ली, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ना कई बच्चों को लगेगा कि पहले ये वाली देख लेते हैं फिर बाद में वो देखेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि चाहे ये क्लास मत देखो, पहले वो क्लास देख के फिर ये क्लास देखना, समझ में सारा कुछ आ जाएगा जी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा उन सब बच्चों से जिन्होंने सुबह वाली क्लास नहीं देखी, पहले आपने वो क्लास देखनी है, उसके बाद ये क्लास देखनी है, बस ये पर ध्यान देना जी। क्योंकि जो अभी हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो सारे इंटरलिंक होंगे, और मैं बार बार बोलूंगा याद करो सुबह वाली क्लास, याद करो सुबह वाली क्लास। अब जिस बच्चे ने सुबह वाली क्लास देखी नहीं, उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना तो बोल दो कम से कम जी। कई बच्चे कह रहे हैं हमने तो देखी है ना सर, कुछ बच्चों ने देखी है ना, बाकी सारे बच्चे तो गायब थे। मतलब बाकी सारे बच्चे गायब थे सर, मैं देख रहा था, मतलब मेरा दिल इतना दुखा, मैंने कहा बस इतने से बच्चे, मतलब बाकी सारे बच्चे कहाँ गए? और इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था परसों की मैं 2 बजे क्लास चलाऊंगा जी। बच्चा कहता है 2 बजे सर खाना खाने का टाइम होता है, 2 बजे सोने का टाइम होता है सर। अब आपका क्या है, आपने तो अपना काम कर दिया, हमारी नींद कैसे पूरी होगी? आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा सर, अगर आप हमारी नींद खराब करोगे ना, तुम्हें तो सारा दिन नींद आती है नालायक को। ऐसा कौन सा टाइम है जब तुम सो नहीं सकते, ये बताओ? मतलब तुम हर क्लास के बीच में सो सकते हो, तुम रात को भी सकते, तुम तो अलग ही हो। चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। तो इतने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो फाइनली अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 4 आज हमें स्टार्ट करनी है जी। क्लास नंबर 4 मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, मतलब लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया उसके अगले प्रोविजन जो होंगे आज हम यहाँ पे चेक करेंगे। और आज हमें इस क्लास में ये डिस्कस करना है कि जो सामान, याद करो सुबह वाली क्लास में जो सामान मेरा इंडियन कस्टम पोर्ट पे पहुंच चुका है, जो सामान मेरा इंडियन कस्टम पोर्ट पे पहुंच चुका है, उस इंडियन कस्टम पोर्ट पे पड़े हुए सामान को अब मुझे घर कैसे लेके जाना है, उसके सारे प्रोसीजर जो हमें करने हैं ना वो अब की क्लास में करने हैं। इट मीन्स अब जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर मैं सारी बातें ये बताऊंगा कि अगर आपका सामान इंडियन कस्टम पोर्ट पे आ चुका है, अब अगर मान लो मेरा सामान यहाँ पे पड़ा है और मुझे इस सामान को यहाँ से घर लेके जाना है, तो उस केस में कौन कौन से प्रोसीजर मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर आपने, हमें याद आ रहा है कि आपने हमें ऐसा कुछ पहले वाली क्लासेस के अंदर बताया भी था, मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर बताया था कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो इंडियन कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया, तो फिर यहाँ के ऑफिसर फोन करेंगे कि हेलो भैया तुम्हारा सामान आ चुका है, तुम इस सामान को ना यहाँ से उठा के ले जाओ। तो कई बार मान लो हमें सामान उठाना नहीं है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है अभी ड्यूटी पे करने के, तो उस केस में क्या ये सामान फिर मतलब हम कैसे उठाएंगे अगर हमारे पास ड्यूटी पे करने के पैसे ही नहीं है, या अभी हम नहीं चाहते इस सामान को यहाँ से उठाना, तो क्या करेंगे? उस केस में आपके कस्टम में कॉन्सेप्ट होता है वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि इस सामान को तुम वेयर हाउस में रखवा सकते हो, तुम्हें वेयर हाउस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बट जब वो सामान फिर वेयर हाउस से क्लियर होगा ना, उस टाइम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो। और जो बच्चे जीएसटी पढ़ चुके हैं, जो बच्चे जीएसटी पढ़ चुके हैं उन्हें मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगा सर। याद करो 7.2 शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, उसका पैरा नंबर 8। अगर आपको पैरा 8 याद आ रहा हो सर, आपको मैंने वहां पे भी कहा था कि अगर वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान अगर आप किसी पर्सन को बेच देते हो तो उस केस में ना तो जीएसटी है ना कस्टम है, जब वो सामान वेयर हाउस से क्लियर करोगे उस केस में ड्यूटी पे करनी है। ठीक है जी। तो अगर वेयर हाउस में कोई सामान पड़ा है उसको मुझे घर लेके आना है, उस केस में कैसे होगा? अगर कोई कस्टम पोर्ट पे सामान पड़ा है उसको मुझे घर लेके आना है, फिर कैसे होगा? ये सारी बातें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आने वाला 1.5 घंटा आपने बस मेरी बातें सुननी है सर, और 1.5 घंटा मेरी बातें सुनने के बाद ना सो मत जाना। रात को 10 बजे फिर हमें लाइव मिलना है, और हमारे जीएसटी के बैलेंस जो क्वेश्चन उस दिन पेंडिंग रह गए थे वो आज हमें सारे कंप्लीट करने हैं।
ठीक है। और फिर आज रात को मैं नया शेड्यूल डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स के एमसीक्यूज हम कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारी बातें आज हम रात को 10 बजे करेंगे। तो प्लीज़ आपने 10 बजे वाली क्लास भूल के मिस नहीं करनी चाहिए। फिर ये मत कहना कि सर हमें पता नहीं था। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करें पक्का पक्का। आओ जी इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से सुबह वाली क्लास की रिवीजन करा दूं जी। जो बच्चे सुबह वाली क्लास थोड़ा बहुत अगर भूल चुके होंगे, एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे, देन फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। याद करो सुबह वाली क्लास में हमने 2-3 बातें मेन की थी। सबसे पहली बात हमने की थी कि आपके कस्टम में 4 तरह के प्राइस होंगे। फटाफट से बोल दो 4 तरह के प्राइस कौन कौन से होंगे। एक तो होगा एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, दूसरा कौन सा होगा एफएएस प्राइस होगा, तीसरा कौन सा होगा एफओबी प्राइस होगा, चौथा कौन सा होगा सीआईएफ प्राइस होगा। अगर मैं एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात करूंगा, याद करो सर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। एक तो उसका घर, यहां पे मैंने क्या कहा था, उसका घर हो गया जी, उसका घर हो गया, उसका पोर्ट हो गया, मेरा पोर्ट हो गया, मेरा घर हो गया। दोबारा बोलो जी, उसका घर हो गया, उसका पोर्ट हो गया, मेरा पोर्ट हो गया, मेरा घर हो गया। अब सोच के बोलना जी, उसके घर पे जो प्राइस होगा, मतलब उसकी दुकान पे जो प्राइस होगा, उसकी फैक्ट्री का जो प्राइस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलेंगे। अब जब यहां से मुझे फॉरेन पोर्ट पे सामान लेके आना है, रस्ते की ट्रांसपोर्टेशन होगी, रस्ते का इंश्योरेंस होगा, रस्ते के लोकल टैक्स होंगे। अगर मैं एक्स फैक्ट्री प्राइस में ये खर्चे ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल गया, एफएएस प्राइस आ गया। फिर यहां से सामान की क्या होगी, लोडिंग होगी। अगर एफएएस प्राइस में मैं लोडिंग खर्चे ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, एफओबी। अब वेसल में सामान हो गया जी, तो वेसल मतलब फॉरेन पोर्ट पे वेसल के सामान रखने तक के जो भी खर्च होंगे वो किस में आएंगे, एफओबी के अंदर आएंगे। फिर रस्ते की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, रस्ते का जो इंश्योरेंस होगा, अगर मैं एफओबी के अंदर जोड़ दूंगा फिर मेरा क्या आएगा, सीआईएफ प्राइस। बस ये बात ध्यान देना, आपके मेन 4 तरह के प्राइस होंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से भी बने, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से बने कि एक्स फैक्ट्री प्राइस बताओ जी, एफएएस प्राइस बताओ, एफओबी प्राइस बताओ और सीआईएफ प्राइस बताओ, तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा गलती नहीं करके आएगा। बस ये बात ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट तो हमने किया था ये वाला, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये किया था कि जो हमारा बिल ऑफ लैडिंग होता है, बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या होता है। याद करो मैंने कहा था बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या होता है कि ये एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, जो शिपिंग कंपनी होगी उसके बीच में और जिसने सामान भेजना होगा उसके बीच में एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमने सामान लोड कर दिया है, हमने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पूरी क्लास ये बोल दे कि बिल ऑफ लैडिंग की टोटल कितनी कॉपी बनती है, 3 कॉपी बनती है। एक कॉपी तो एक्सपोर्ट रखेगा जी, एक कॉपी शिपिंग कंपनी को दी जाएगी और एक कॉपी जो होगी जिसने सामान इंपोर्ट करना होगा उस पर्सन को दी जाएगी। ये 3 कॉपी आपकी बनेगी। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाएगा कि बिल ऑफ लैडिंग की टोटल कितनी कॉपी बनती है, आंसर बनेगा 3। एक कॉपी किसके पास होगी, एक्सपोर्टर के पास। एक कॉपी किसके पास होगी, इंपोर्टर के पास। एक कॉपी किसके पास होगी, जो वेसल का मास्टर ऑफ वेसल होगा, मतलब या पर्सन इंचार्ज होगा, उसके पास एक कॉपी होगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो ठीक है, ये सारी बातें आज की क्लास में हमने सुबह कर ली थी। फिर ये बातें कंप्लीट करने के बाद ना सबसे मेन पॉइंट हमने किया था कि अगर मुझे बाहर से कोई भी सामान इंडिया में लेके आना है, ये डायग्राम सबसे मेन था जी, ये डायग्राम सबसे मेन था। मैंने कहा था कि अगर मुझे बाहर से कोई भी सामान इंडिया में लेके आना है तो कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे जी। क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो ये बता दे कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, हिमांशु कह रहा है सर सेक्शन नंबर 29 से लेकर सेक्शन नंबर 36 तक आपके जो भी सेक्शन होंगे ना वो सारे के सारे इंपोर्ट प्रोसीजर के होंगे। मैं चाहता हूं हिमांशु के साथ जितने मेरे फैमिली के बच्चे बैठे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी भी कम बच्चे बैठे हैं, बट कोई बात नहीं सर, मैं कह रहा हूं मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं हर बच्चा बोलने की कोशिश करेगा जी, हर बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। फटाफट से बोलो जी। सबसे पहला सेक्शन क्या था, 29, फिर क्या होगा 30, फिर क्या होगा 31, फिर क्या होगा 32, फिर क्या होगा 33, फिर क्या होगा 34, फिर क्या होगा 35, फिर क्या होगा 36। फटाफट से बोला 29 में क्या लिखा है। 29 कहता है, जल्दी बोलो, 29 कहता है आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और कहीं पर नहीं जाना। अगर और कहीं पर जाना होगा पहले इंटीमेशन देनी पड़ेगी, आप गुड्स अनलोड नहीं करोगे। अगर गुड्स अनलोड करना होगा तो वो तभी अनलोड करोगे अगर आप पहले इंटीमेशन दे दी है, रीजनेबल केस है, आपकी जान को खतरा है, माल को खतरा है, इट मींस उस केस में आप गुड्स अनलोड करोगे, नहीं तो गुड्स अनलोड नहीं करोगे। फिर सेक्शन 30 ये बात कहता है भैया आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करनी है, आपको इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी है। तो वेसल एयरक्राफ्ट वाले केस में आने से पहले फाइल करनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी, और व्हीकल वाले केस में आने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपको इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी और मैनुअल फाइल करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर अगर किसी पर्सन ने फाइल करने में डिले कर दिया तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या होगा, 4 चीजें थी, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या ला रहा है और कब आ रहा है। दोबारा बोलो जी, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या ला रहा है और कब आ रहा है। ये बातें हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये बातें नहीं पता होंगी, हमें कस्टम पोर्ट पे जो स्पेस क्रिएट करना है वो कैसे पता होगा कितना स्पेस क्रिएट करना है। फिर गवर्नमेंट कहती है भैया सामान के साथ साथ तुम्हें पैसेंजर की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या बनेगा, सेक्शन नंबर 30 कैपिटल ए, दैट इज पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट, कि आपके पैसेंजर कितने उसमें आ रहे हैं, ठीक है, कहां कहां से आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं फाइल करोगे तो
50,000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। लो जी, अब आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, 29 खत्म हो गया। आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, सेक्शन 30 खत्म हो गया। फिर सेक्शन 31 कहता है एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब नॉर्मली होता है अनलोडिंग परमिशन, कि अब तुम सामान अनलोड कर सकते हो, उसके तुम्हें परमिशन मिल गई। सेक्शन नंबर 31 ये बात कहता है। अब सेक्शन 32 ये बात कहता है कि जो अनलोडिंग की तुम्हें परमिशन मिली है ना, तुम अनलोडिंग उसी गुड्स की करोगे जो गुड्स इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, मान लो मेरे पास ना ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट है, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो नालायक बच्चे। मतलब सर आप क्या चाहते हो मैं गुस्से में आ जाऊं? सर आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, जो बच्चे फेस टू फेस वाले हैं उन्होंने मेरा गुस्सा देखा है। जब मैं गुस्से में रहता हूं, आपको पता नहीं मेरे यहाँ पे दो सींग लाल लाल कलर के दो सींग खड़े हो जाते हैं मेरे यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता मैं गुस्से में आ जाऊं। जिस दिन मैं गुस्से में आ गया मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा, अपनी ध्यान रखना। मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बच्चा उधर मैसेज कर रहा है, हेलो बेबी अभी ना 1-1.5 घंटा रुक जाओ, अभी बाद में बात कर लूंगा, क्योंकि अभी ना क्लास चल रही है कस्टम की, तो मेरे को कस्टम की क्लास थोड़ी बहुत देखना। तो बेबी कह रही मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा अगर तुमने मेरे को टाइम ना दिया तो, नालायक। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सर, इधर देखो ध्यान से, ये काम आएगा एग्जाम के अंदर मेरे बच्चे, ये काम आएगा एग्जाम के अंदर, वो बातें काम नहीं आनी। यहाँ पे चेक करो, सारे दोस्त एक बार मैसेज छोड़ दो, यहाँ पे 1.5 घंटा मुझे सुन लो जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज सुनना जी। अब यहां पे इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि 10 आइटम लिखी हैं। अब सोच के बोलना, अब अगर यहां पे 10 आइटम लिखी हैं तो वहां पे गुड्स अनलोड कितनी होंगी? 10 आइटम होंगी या 10 से ज्यादा भी होंगी? गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, जितनी आइटम इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर लिखी होंगी वही आइटम अनलोड होंगी, इसको छोड़ के कोई भी आइटम अनलोड नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। ये हो गया 32। फिर 33 कहता है भाई अगर अनलोडिंग करनी है तो ऐसा नहीं है किसी प्लेस पर भी कर दो। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मैं बाहर से सामान लेके आ गया, मैं बाहर से ये सामान लेके आ गया। अब अगर बाहर से सामान लेके आया, मेरे को यहाँ पे जगह खाली दिखी, मैंने यहाँ पे उतार दिया, तो कस्टम ऑफिसर ने बोला हेलो भैया क्या चक्कर है? भाई ये तेरी बर्थ ही नहीं है, ये तेरी बर्थ ही नहीं है, तुझे जो बर्थ अलॉट हुई है तू वहां पे सामान रख। मैंने कहा मेरी मर्जी, जो करना है मेरा कर लो, यहां सामान जगह खाली थी मैं यहीं सामान रखूंगा। गवर्नमेंट कह रही पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि अनलोडिंग जो होगी वो अप्रूव प्लेस पर होगी, और अप्रूव प्लेस के अलावा कहीं पर भी अनलोडिंग नहीं होगी। और दूसरी बात, जब तू अनलोडिंग करेगा तो कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन में अनलोडिंग होगी, बिना उनकी सुपरविजन के अनलोडिंग नहीं होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और ये बात कल लिखी है सेक्शन नंबर 34 में। 35 कहता है कि अगर बड़ा वेसल आया है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा, छोटी छोटी बोट्स भेज दो, वो सामान लेके आएंगे, बट साथ में क्या करना पड़ेगा, एक बोट नोट इशू करनी पड़ेगी। और सेक्शन 36 कहता है कि जो छुट्टी वाला दिन होगा, जो हॉलीडे वाला दिन होगा, उस दिन कोई भी अनलोडिंग नहीं होगी। और अगर अनलोडिंग करवानी है आपको जेन्युइन रीजन देने पड़ेंगे, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके अनलोडिंग होगी, नहीं तो अनलोडिंग नहीं होगी। ये सारी बातें आज सुबह वाली क्लास के अंदर हमने की थी। ठीक है, अच्छा अब सुना ध्यान से, जिस बच्चे ने इस डायग्राम को रटा ना हो, जिस बच्चे ने इस डायग्राम को समझा हो, मेरी बात सिर्फ उस बच्चे से है, मैं उस बच्चे से बातचीत करूंगा जिस बच्चे ने इस डायग्राम को रटा ना हो, इस डायग्राम को समझा हो, मतलब प्रैक्टिकली समझा हो, जो हम इमेजिन करके करना चाह रहे हैं। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ये बता सकता है कि इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद हमारा सामान अभी कहां तक पहुंच चुका है? सर इमेजिन करो, मैंने पहले भी कहा था, अगर कस्टम समझना है तो थ्योरी बेस पे समझोगे 0% आएगा, प्रैक्टिकल बेस पे समझोगे बहुत आसान बन जाएगा और 100% आएगा। मेरा क्वेश्चन बस ये है, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद मेरा सामान कहां पर पहुंच चुका है? बताओ जी, मेरा सामान कहां पर पहुंच चुका है? सर उसके घर में पहुंच चुका है, उसके पोर्ट पे पहुंच चुका है, मेरे पोर्ट पे पहुंच चुका है, मेरे घर पे पहुंच चुका है। बस ये बता दो जी, मेरे को लिख के बताओ चैट बॉक्स में, मेरा सामान कहां पहुंच चुका है? उसके घर में, उसके पोर्ट पे, मेरे पोर्ट पे, मेरे घर में। बताओ जी, एक बार लिख के बताओ, जल्दी बोलो, मेरा सामान कहां पहुंच चुका है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आग लगा देते हो। ऐसा ही बता रहा हूं, जब तुम आंसर देने पे आते हो ना, दिल खुश कर देते हो। बच्चा कह रहा है सर ये सामान जो है ये मेरे पोर्ट पे पहुंच चुका है। मेरे पोर्ट का मतलब ये सामान अब इंडियन पोर्ट पे आ चुका है, ये सामान अब इंडियन पोर्ट पे आ चुका है। ये मान लो इंडियन पोर्ट, अब यहां पे सामान पड़ा है। अब जब यहां पे सामान पड़ा है तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली अब ये लगा लो, अब से हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लास्ट क्लास की रिवीजन की थी, और रिवीजन जो हमें लास्ट क्लास की उसमें यह समझ में आ गया कि हमारा सामान जो है वो इंडियन पोर्ट पे आ चुका है। अब अगर इस इंडियन पोर्ट पे पड़े हुए सामान को अगर मुझे यहां से घर लेके जाना है तो उस केस में क्या करना होगा वो देखने जा रहे हैं जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब बिल्कुल सीधो के बैठना, बिल्कुल सीधो के बैठना जी। अब यहां पे हमारे हमारे पोर्ट पे सामान पड़ा है, हमारे पोर्ट पे सामान आया कैसे जी? हमारे पोर्ट पे सामान आया कैसे? ये सामान चला था एक्सपोर्टर की प्रीमाइस से, एक्सपोर्टर की प्रीमाइस से उनके पोर्ट पे गया, उनके पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे आया, ऐसे काम हुआ है।
मैं दोबारा बोलूंगा, अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हुआ क्या है? उसकी प्रीमाइस से उसके पोर्ट पे सामान गया, उसके पोर्ट से इंडियन पोर्ट पे सामान आया। अब अगर उसकी प्रीमाइस से उसके पोर्ट पे सामान गया तो रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन होगी, रास्ते का इंश्योरेंस हो गया, लोकल टैक्स हो गया, वो हमने ऐड कर दिए। बट जब उसके पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे सामान आया तो सेक्शन 29 से लेके 36 तक हमने सारे प्रोविजन फॉलो किए। भाई आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, अनलोडिंग की परमिशन लेनी है, अनलोडिंग वही करोगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा, आप अप्रूव प्लेस पे करोगे, उसकी सुपरविजन में करोगे जी। और अगर बड़ा शिप होगा छोटे छोटे बोट भेजोगे, और छुट्टी वाले दिन कोई भी अनलोडिंग नहीं होगी। ये सारी बातें हमने की। तो फाइनली अब जाके यहां पे ना इंडियन पोर्ट पे, ये देखो ये इंडियन पोर्ट है, और मान लो इंडियन पोर्ट पे ये सामान अब यहां पे पड़ा हुआ है। अब जब ये सामान पहुंचा, सुनो ध्यान से, जब ये सामान पहुंचा होगा क्या? अब जब ये सामान पहुंचेगा ना तो यहां पे होगा क्या? यहां पे कस्टोडियन खड़ा होगा जी। आपको मैं दिखाता हूं डायग्राम। अब ये डायग्राम चेक करना जी, ये डायग्राम चेक करो। यहां पे ना ये देखो एक कस्टोडियन खड़ा है, और यहां पे ये सामान पड़ा हुआ है आपका, ये सामान पड़ा हुआ है आपका, ठीक है जी। ये सामान उसने यहां पे रख दिया, और एक कस्टोडियन खड़ा है ऐसे डंडा लेके ना, ऐसे डंडा लेके यहां पे कस्टोडियन खड़ा है, इस सामान की देखरेख कर रहा है, इस सामान की देखरेख कर रहा है। इमेजिन करना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। भाई यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इस सामान की देखरेख कर रहा है। अब जैसे ही ये सामान यहां पे आया, जैसे ही ये सामान यहां पे आया, इसने अपने बड़े बाबूजी को कॉल किया। बड़े बाबूजी का मतलब प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर को कॉल किया। इसने कॉल किया बाबूजी को, तो इसने कहा बाबूजी वो विवेक का सामान आ चुका है, तो विवेक को ना फोन करवा दो कि विवेक अपना सामान यहाँ से भाई क्लियर करवा लेगा, क्योंकि जगह नहीं है और बहुत सामान बाहर से आ रहा है, तो विवेक को जल्दी कॉल कर दो कि अपना सामान यहाँ से क्लियर करवा लेगा। इसके बाबूजी ने बोला ठीक है मैं कॉल कर देता हूँ जी। अब हुआ क्या, बाबूजी का कॉल आ गया मेरे पास जी। बाबूजी का मतलब क्या हो गया जी? कस्टम ऑफिसर का मेरे पास कॉल आ गया। अब जैसे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर, आपका जो वो 2000 पावर बैंक थे ना, 2000 पावर बैंक जो थे वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, तो अपना यहाँ से सामान क्लियर करवा लो, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ, अपना सामान क्लियर करवा लो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये सामान यहाँ पे पहुंचा, जब ये सामान यहाँ पे पहुंचा, अब जब ये सामान यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद अगर ये सामान मुझे अपने घर में लेके जाना होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं सबसे पहले इस सामान को अगर तुझे क्लियर करवाना है, तुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। सर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट का नाम बोला है, दैट इज बिल ऑफ एंट्री। 5 बार बोलो मेरे पीछे, 5 बार बोलो जी, 5 बार बोलो। पहली बार बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। एक बार 5 बार फिर बोलो, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। मतलब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि अगर इस पड़े हुए सामान को, जो सामान तेरे सामने पड़ा है, अगर ये सामान तुझे अपने घर के लिए क्लियर करवाना है, तुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 46। और ये बिल ऑफ एंट्री जो होगी ना, ये फाइल करनी पड़ेगी व्हाइट कलर की। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, एक व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी, उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। तूने कहां से सामान मंगाया, कितना सामान मंगाया, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, सारी बातें इसमें तू लिख के ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। अब बच्चा कह रहा है सर क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की भी डेट होती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की भी डेट होती है सर। अब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है, जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सोच लो। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले बच्चे, अगर आपके पेपर अभी नहीं बने तो क्वेश्चन ये वाला बनेगा, अगर बन चुके हैं तो ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नहीं मेरी बातों को लाइटली मत लेना सर, मैं दोबारा बोलूंगा, मेरी बातों को लाइटली मत लेना। जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन या तो बन चुका है, अगर पेपर नहीं बने तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। बच्चा कहता है सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? गवर्नमेंट कह रही है भैया जो तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है व्हाइट कलर की, उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट होगी। अब वो टाइम लिमिट क्या होगी एक बार चेक करना। टाइम लिमिट है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे, बहुत ध्यान से, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। फॉलोइंग द डे ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस मतलब जब अराइवल आया उस दिन का एंट्री, जब अराइवल आया उस दिन का एंट्री। वो कह रहे हैं जब अराइवल, जब मतलब कन्वेंस आया, जब कन्वेंस आया, सॉरी जब अराइवल नहीं आया, जब कन्वेंस आया उसके अगले दिन के एंड तक तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। और अगले दिन का मतलब होता है वर्किंग डे। ऑब्वियस सी बात है सर, जिस दिन छुट्टी है उस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर ही नहीं सकते। आपको मैंने पहले भी कहा था जिस दिन छुट्टी है उस दिन कोई काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई जिस दिन तुम्हारा कन्वेंस आएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड तक तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड तक तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, तुम्हारे हाथ में पेनल्टी लग जाएगी जी। मैं दोबारा बोलूंगा जी, आपके एग्जाम में कंफर्म टाइम लिमिट बनेगी मेरे बच्चे,
आपके एग्जाम में कंफर्म टाइम लिमिट बनेगी कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में कंफर्म टाइम लिमिट बनेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है? जब आपका कन्वेंस आया, जब कन्वेंस आया उसके अगले दिन के एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप फाइल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं फाइल कर पाओगे तो लेट फीस लगेगी। लेट फीस कितनी? 5000 पर डे फर्स्ट 3 डे, मतलब पहले 3 दिन तक। पहले 3 दिन तक हम वेट करेंगे, पहले 3 दिन 5000 पर डे, और जहां 3 दिन खत्म होंगे उससे अगले दिन से 10,000 पर डे की पेनल्टी या फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप बिल ऑफ एंट्री सही टाइम पर फाइल नहीं करते। एक बार दोबारा बोलो जी, एक बार दोबारा बोलो। ये इंडियन पोर्ट पे मेरा सामान आ गया जी, ये इंडियन पोर्ट पे मेरा सामान आ गया। कस्टोडियन ने फ़ोन किया बाबूजी को, बाबूजी ने कॉल किया मुझे, उन्होंने कहा सामान आपका आ चुका है, यहाँ से क्लियर करवा लो। अब गवर्नमेंट कह रही है ये सामान तुम्हें क्लियर करवाना है, मतलब तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। कब भाई? जब ये कन्वेंस आया, जब ये कन्वेंस अराइव हुआ, जब ये कन्वेंस यहाँ पहुंचा उसके अगले वर्किंग डे के एंड तक तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। और अगर तुम अगले वर्किंग डे के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अगले वर्किंग डे के एंड तक तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर पाओगे फिर 5000 की लेट फीस लगेगी पहले 3 दिन तक, और उससे अगले जो दिन होंगे उसमें 10,000 रुपए की फीस पर डे एप्लीकेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुना कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो 2 केस होंगे जी, 2 केस होंगे, या तो मैं बिल ऑफ एंट्री सही टाइम पर फाइल कर दूंगा या मैं बिल ऑफ एंट्री सही टाइम पर फाइल नहीं करूंगा। मैं पहले जो केस लेकर चल रहा हूं, मैं ये केस लेकर चल रहा हूं कि मैंने बिल ऑफ एंट्री सही टाइम पर फाइल किया। बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं जी। अगर मैं लेट बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस केस में पेनल्टी कैसे निकलेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो भी आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं क्लास में करवाऊंगा। सर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये रिवीजन क्लास से ज्यादा ये रेगुलर बैच की क्लास है, ये डिटेल क्लास है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन भी करेंगे। और इवन जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, जब मेरा कस्टम खत्म होगा ध्यान रखना उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा जी। तो कस्टम के एमसीक्यूज भी करेंगे, और प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें उनको हर कैटेगरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट बीच बीच में छोटे छोटे एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। पहला केस मैं ये लेके चल रहा हूं कि अगर मैंने बिल ऑफ एंट्री सही टाइम पर फाइल की होगी उस केस में क्या होगा। अब देखो जी, बाबूजी का मेरे पास कॉल आया, बाबूजी ने बोला भाई अपना तेरा सामान यहाँ पे आ चुका है, तो अपना सामान यहाँ पे क्लियर करवा लीजिए। ठीक है जी। अब ये बिल ऑफ एंट्री मेरे हाथ में है व्हाइट कलर की। व्हाइट में क्यों कह रहा हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये बिल ऑफ एंट्री येलो कलर की भी होती है, ये बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर की भी होती है। अब येलो कलर की कब होगी और ग्रीन कलर की कब होगी वो भी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करें व्हाइट कलर की। अभी अगर ये डायरेक्टली सामान मुझे घर लेके आना है, अगर डायरेक्टली सामान मुझे घर लेके आना है, उस केस में व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी। बस ये बात ध्यान दीजिए। अब यहां पे जब मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है मुझे ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो ये ड्यूटी कौन कैलकुलेट करेगा? मैं खुद कैलकुलेट करूंगा। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। आपको मैंने इनकम टैक्स में भी कहा था, इनकम टैक्स खुद निकालते हो, जीएसटी खुद निकालते हो, जो भी निकालते हो वो पे करके आते हो। सेम कस्टम के अंदर भी है। आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, उसके बेस पे ड्यूटी कैलकुलेट करोगे और वो ड्यूटी आप पेमेंट करने के लिए जाओगे। तो बाबूजी का कॉल आया, कह रहे विवेक तेरा सामान आ गया, 2000 पावर बैंक है, इस सामान को यहाँ से उठा के ले जा। मैंने ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, अपना वो अकाउंटेंट की तरह थोड़ा सा ऐसे स्पेक्स नीचे करके, जैसे वो अकाउंटेंट बैठते हैं, अपना ड्यूटी कैलकुलेट की। मैंने कहा 2000 पावर बैंक है, 800 रुपये का एक पड़ा था, 1,60,000 रुपये। ड्यूटी का रेट मान लो 15% था जी, ये ड्यूटी हो गई। तो इतने पोर्ट चार्जेस हो गए, क्योंकि पोर्ट पे रखने के भी कुछ चार्जेस होते हैं, ये पोर्ट चार्जेस हो गए, इतने मुझे पेमेंट करके आनी है। ये मैंने खुद असेस किया, मुझे नहीं पता सही है गलत है, बट मैंने अपनी तरफ से असेस किया कि मेरी इतनी ड्यूटी बनती है। अब सुना ध्यान से क्या हुआ। अब ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री मैं कहां लेके जाऊंगा जी? ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री मैं लेके जाऊंगा कस्टम ऑफिस के, मतलब कस्टम ऑफिस, जो कस्टम ऑफिसर होगा उसके पास ये बिल ऑफ एंट्री लेके जाऊंगा। अब जब ये मैं बिल ऑफ एंट्री उसके पास लेके गया तो मैंने कहा सर, तेरे हाँ जी, मैं कहा सर माई सेल्फ विवेक गाबा, वो आपने फ़ोन किया था ना अभी कि मेरा सामान आया हुआ है, तो ये मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके लेके आया, तो मेरे अकॉर्डिंग ना कस्टम ड्यूटी इतनी बनती है, तो ये मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी है। अब उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि पहले वो बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करेगा तभी तो कस्टम ड्यूटी पे करेगा सर। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपने ड्यूटी कैलकुलेट की नहीं, पता लगे लाखों रुपये की ड्यूटी बनती है, डिपार्टमेंट तो मारा गया। उसने कहा रुक जाओ, हम तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करेंगे, हम तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कैलकुलेशन कस्टम ड्यूटी की हमने नहीं की, वो तुमने ही की है, और जो तुमने कैलकुलेशन की होगी वो सही होगी, तुम कस्टम ड्यूटी पे कर देना। अगर नहीं सही होगी तो फिर हम दोबारा से तुम्हारी ड्यूटी असेस करेंगे, फिर हम तुम्हें टाइम देंगे कस्टम ड्यूटी पे करने का, तुम उसके बेस पे कस्टम ड्यूटी पे करोगे। बच्चा कहता ठीक है सर। अब डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा था, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर वही अपना गुस्से में बैठे थे, गुस्से वाले ही होते हैं, ऐसे स्पेक्स अपना नीचे किया हुआ था। कह रहे अच्छा
पावर बैंक लाया है। अच्छा, 800 रुपये का एक पावर बैंक है, 1,60,000 पे। ओके ठीक है। ड्यूटी का रेट 15%। सही, बिल्कुल सही लगा रखा है जी। 15% है, इतनी ड्यूटी बनती है। परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखना, ध्यान सुनना जी। प्रॉपर ऑफिसर वाला कस्टम ऑफिसर ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो इस बिल ऑफ एंट्री में सेल्फ असेसमेंट की है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे नींबू कलर के बच्चे, बस ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो इस बिल ऑफ एंट्री में सेल्फ असेसमेंट की है, क्या ये सेल्फ असेसमेंट सही है या गलत है? ये बताओ कस्टम ऑफिसर क्या कह रहा है जी। कस्टम ऑफिसर ने जो आपके भी बिल ऑफ एंट्री चेक की, बस ये बताओ क्या उसने ये बोला कि सेल्फ असेसमेंट गलत है या सही है? सही है। उसने क्या बोला कि भाई तुम्हारी सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल सही है। अब जैसे ही मेरी सेल्फ असेसमेंट सही होगी ना, तो गवर्नमेंट कह रही है अभी तुम्हें इमीडिएटली तुम्हें 7 के साथ ड्यूटी पे करनी होगी। मतलब ड्यूटी पे करने की भी टाइम लिमिट होती है सर, ड्यूटी पे करने की टाइम लिमिट होती है। अगर तुम्हारी सेल्फ असेसमेंट ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, सेम डे ही तुम्हें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब ध्यान सुनो। ऑफिसर ने कहा, कह रहे ना भाई, ये जो तूने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, जो तूने ड्यूटी निकाली है, सही नहीं है भाई। कह रहे तूने 15% ड्यूटी का रेट लगाया पावर बैंक के ऊपर, बट इस पे तो 18% रेट है, तो हम तेरी ड्यूटी रीअसेस करेंगे। प्लीज ध्यान सुना जी। अब डिपार्टमेंट कह रहे कि जो तूने सेल्फ असेसमेंट की है वो असेसमेंट सही नहीं है, हम तेरी दोबारा से रीअसेसमेंट करेंगे, और हम तेरी रीअसेसमेंट करके तुझे बिल ऑफ एंट्री वापस करेंगे। तू चेक कर लियो, उसके बेस पे तुझे ड्यूटी पे करनी है। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, अब डिपार्टमेंट क्या आज ही रीअसेसमेंट कर देगा या रीअसेसमेंट करने में टाइम लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगाएगा। तो अगर ऑब्वियस बात है टाइम लगाएगा, तो क्या मैं कस्टम ड्यूटी आज ही पे करूंगा, या जब रीअसेस करने के बाद मुझे बिल ऑफ एंट्री वापस मिलेगी उसके बाद ही ड्यूटी पे करूंगा? ऑब्वियस बात, उसके बाद पे करूंगा। अब देखना यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। देखो जी गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, व्हाइट कलर। कब फाइल करनी है? एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, और डे का मतलब वर्किंग डे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रायर बिल ऑफ एंट्री ऑल्सो अलाउड, मतलब आप आने से पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। कब फाइल कर सकते हो? जब तुम्हें लग रहा है कि 30 दिन तक हमारा वेसल आ जाएगा, तो बिल ऑफ एंट्री तुम फाइल कर सकते हो। बट अगर 30 दिन के अंदर वेसल नहीं आता, वो बिल ऑफ एंट्री तुम्हारी वॉइड हो जाएगी, तुम्हें फिर दोबारा से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जो पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, ठीक है जी। मतलब बिल ऑफ एंट्री अराइवल से पहले बहुत कम लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ऑब्वियस बात है आने के बाद ही फाइल करते हैं। बट अगर तुम आने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है अर्जेंट ऑर्डर होता है। अर्जेंट ऑर्डर का मतलब कि भैया जैसे ही सामान आया तुरंत मुझे उठाना है, क्योंकि कस्टमर तैयार खड़ा है। अब अगर कस्टमर तैयार है और मुझे पता भाई सामान 10 दिन में आ जाएगा, भाई सामान को आने में 10 दिन में आ जाएगा, तो मैं अभी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता हूं। क्योंकि अभी बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही सामान आएगा मुझे रुकना नहीं पड़ेगा, तुरंत मैं क्लियर करवा के कस्टमर को दे दूंगा। और कई बार कस्टमर होता नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सामान आने दो, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट कहती कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में अलाउड है। अगर तू बाद में फाइल करना चाहता है, तो जब वो कन्वेंस आएगा उसके अगले दिन के एंड तक तुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। और अगर तू पहले फाइल करना चाहता है तो पहले भी फाइल कर सकता है, बट कब फाइल करेगा? अगर तुझे पता है कि आने में इस सामान को 30 दिन लगेंगे, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 30 दिन में सामान नहीं आया, वो तेरी बिल ऑफ एंट्री बेकार हो जाएगी, फिर दोबारा से तुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 नेक्स्ट वर्किंग डे, और प्रायर भी अलाउड है वो 30 दिन के अंदर। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टर, मैंने क्या लिखा है, इंपोर्टर विजिट कस्टम ऑफिस। इंपोर्टर ने क्या किया? कस्टम ऑफिस में विजिट किया, विद किसके साथ? बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, क्योंकि बिल ऑफ लैंडिंग की भी एक कॉपी होगी, इनवॉइस की भी कॉपी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो सामान कहाँ से बना हुआ उसकी कॉपी होगी, पेमेंट चलान, मतलब जो उसने पेमेंट करनी होगी उसका चलान। अब देखो जी, प्रॉपर ऑफिसर विल वेरीफाई ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उस गुड्स को और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। सेल्फ असेसमेंट बाय इंपोर्टर इज करेक्ट, मतलब जो उसने सेल्फ असेसमेंट की है वो करेक्ट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, जो उसने सेल्फ असेसमेंट की है वो करेक्ट है। तो अगर वो असेसमेंट करेक्ट है तो फिर क्या होगा? पेड इंपोर्ट ड्यूटी विद पोर्ट ड्यूज एंड प्रॉपर ऑफिसर विल पास क्लियरेंस ऑर्डर। वो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देगा। कब पे करनी है? देखो, ड्यूटी इज पेबल ऑन सेम डे व्हेन बिल ऑफ एंट्री फाइल, मतलब सेम डे आपको पे करनी पड़ेगी। जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कहते हैं सर, अब जो मैंने सेल्फ असेसमेंट दिखाई, मान लो उसमें गलती है, बट डिपार्टमेंट कह रहा है भाई सही रेट लगाया नहीं है, वैल्यू तूने सही कैलकुलेट नहीं की, तूने वैल्यू गलत कैलकुलेट की है, तेरी ड्यूटी ज्यादा बनती है।
और हम तेरी वैल्यू दोबारा से रीअसेस करेंगे, तो फिर क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट बाय इंपोर्टर इज नॉट करेक्ट, अगर वो सही नहीं है तो रीअसेसमेंट बाय पीओ, मतलब डिपार्टमेंट दोबारा से रीअसेसमेंट करेगा। इंपोर्टर टू पे डिफरेंशियल ड्यूटी विद इन वन डे फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री रिटर्न, मतलब जब वो बिल ऑफ एंट्री मुझे वापस मिलेगी उसके एक दिन के अंदर अंदर, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे को छोड़ के, मतलब वर्किंग डे, एक दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो पेमेंट के मैंने 2 डेट बोली है जी। सीधे होके बैठ जाओ यार, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीधे होके बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे होके बैठा करो। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि भगवान विष्णु के बहुत सारे भक्त यहाँ पे बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठते हैं पता नहीं क्या हो गया। कई बच्चे ऐसे बैठते हैं, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, जैसे उनको ना जैसे ऐसे करके बैठे हैं, छोले पूरी का प्रसाद मिलेगा, माता रानी आएगी, माता रानी छोले पूरी का प्रसाद दे दो, नालायक। मतलब सीधे होके बैठो यार, बिल्कुल कमाल। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब मैंने क्या बोला, पेमेंट करने के 2 केस हैं जी। पेमेंट करने का पहला केस कौन सा है? अगर आपने जो सेल्फ असेसमेंट की है अगर वो सही है फिर तो सेम डे करनी है। अगर वो सेल्फ असेसमेंट सही नहीं है, फिर जब डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट करके आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करेगा उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। और एक बात और सुनो, आप डेफर पेमेंट भी कर सकते हो, बट डेफर पेमेंट हर पर्सन के लिए नहीं है जी। डेफर पेमेंट हर पर्सन के लिए नहीं है, डेफर पेमेंट कुछ लोगों के लिए है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी बस। तो आपके एग्जाम में ना, इवन प्रोफेशनल के एग्जाम में तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक बार बना है, प्रोफेशनल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन पता क्या बना है? क्वेश्चन ये बना है कि क्लियर अर्लियर पे लेटर, मतलब आपने गुड्स पहले क्लियर करवा लिया, आपने ड्यूटी बाद में पे किया, तो ऐसे कौन से केस होते हैं? तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे नीचे ये राजी, डेफर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देखो क्या लिखा है, क्लियर फर्स्ट, मतलब क्लियर फर्स्ट, पहले क्लियर करवा लिया फिर पे लेटर, आपने ड्यूटी बाद में पे की। ये कौन से केस होंगे? एलिजिबल इंपोर्ट होंगे, नोटिफाइड इंपोर्ट होंगे, टायर 2 टायर 3। आपको वो याद नहीं करना टायर 2 टायर 3 में कौन से कवर होते हैं। मतलब गवर्नमेंट कुछ इंपोर्टर को नोटिफाइड करेगी, ऑथोराइज पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगी, उनको ऑथोराइज करेगी। मतलब सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में ऑलवेज दिया होगा कि ये इंपोर्टर नोटिफाइड है या नहीं है। अगर वो दिया होगा कि ये डेफर पेमेंट के लिए नोटिफाइड है, फिर तो ये प्रोविजन लगाने हैं, नहीं तो हमें नॉर्मल प्रोविजन ही लगाने हैं। बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कहता है सर अगर मान लो नोटिफाइड इंपोर्टर है तो फिर वो ड्यूटी कब पे करेगा? तो गवर्नमेंट कहती है जी, अगर बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न हुई है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, तो 16 जनवरी को पेमेंट करनी है। मतलब अगर आपको 2 जनवरी को मिली है तो पेमेंट 3 जनवरी नहीं, पेमेंट करनी है 16 जनवरी को। देखो गैप कितना मिल गया। ऑब्वियस बात है, डेफर हो गई ना सर। डेफर का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 16 के बीच में कहीं तुमने बिल ऑफ एंट्री रिटर्न की, मतलब मिली हो या फाइल की हो, फिर तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी 16 को। और अगर बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है 16 से लास्ट डे ऑफ मंथ, मतलब 16 जनवरी से 31 जनवरी, तो फिर तुम्हें करनी होगी 1 फेब को, 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ। बट अगर महीना है मार्च का, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर महीना मार्च का है, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है बिटवीन 16 मार्च टू 31 मार्च, तो फिर लास्ट डेट आपकी 31 मार्च ही बनेगी। सर नहीं समझ में आया? साफ कहना, सुखी रहना सर। नहीं समझ में आया? समझ में आया सर 0%। अब अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा बताना है तो आप बताओ, नहीं तो आपकी मर्जी है सर। हमें तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, और आपको समझ में ना आए और मैं दोबारा ना बताऊं, ऐसा आज तक इतिहास में कभी हुआ है और अभी भी नहीं होगा। इधर सुनो जी, इधर सुनो ध्यान से। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने ये बताया आपको ना, मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। और ये प्रॉब्लम पता क्यों हो रही है? क्योंकि आप सही तरह से बैठे नहीं हो और मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो सही ढंग से। आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप रटने की कोशिश कर रहे हो। इधर देखो ध्यान से, हर बच्चा दोबारा से इमेजिन करे, आपको मैं दोबारा समझा रहा हूं जी। जिस बच्चे को जो पॉइंट मिस हो गया, सुन लेना दोबारा से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पे इंपोर्टर हूं जी, आराम से घर में बैठा हूं, हर बच्चा सुनेगा जी। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर इसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, फिर वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा देखनी पड़ेगी। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आराम से मैं घर में बैठा हूं जी, मेरे पावर बैंक जो है मेरे कस्टम पोर्ट पे आ गए। पावर बैंक कस्टम पोर्ट पे आ चुके हैं मेरे का मतलब इंडिया वाले कस्टम पोर्ट पे। अब वहां पे कस्टोडियन खड़ा होगा डंडा लेके, उसने फोन किया बाबूजी को, उसने बाबूजी को बोला बाबूजी विवेक का सामान आ गया, आप विवेक को कॉल कर दो, विवेक यहाँ से सामान ले जाएगा। ये काम खत्म हो गया। बाबूजी का मेरे पास कॉल आ गया, कह रहे मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ जी, आपका सामान आ चुका है, तो अपना यहाँ से सामान क्लियर करवा लो। मैं कहा ठीक है।
अब जब बाबूजी ने बोला कि सामान क्लियर करवा लो, क्लियर करवाने का मतलब इस सामान को तुम घर में ले आओ, हमारे पास वहां जगह नहीं है, अपना सामान यहां से क्लियर कराओ। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुम्हें डायरेक्टली ये सामान घर ही लेके आना है, अगर तुम्हें ये सामान डायरेक्टली घर ही लेके आना है, तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल करो व्हाइट कलर की। तुम्हें एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी व्हाइट कलर की, मैं दोबारा बोलूंगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की कब? अगर डायरेक्टली ये सामान तुम्हें घर लेके आना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मेरे बच्चे, जो अगला डायग्राम होगा उसमें मैं कहूंगा कि ये सामान मुझे घर नहीं लेके आना, ये सामान मुझे अभी घर नहीं लेके जाना, ये सामान मुझे वेयर हाउस में रखना है। तो डिपार्टमेंट कहता है भैया वेयर हाउस में भी रखना है ना, तो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, क्योंकि जब तक तू बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेगा तब तक ये सामान वेयर हाउस में नहीं जाएगा। और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि तू ड्यूटी पे कर, तू हमें यह बता कि ये सामान तुझे घर लेके जाना है या ये सामान तुझे वेयर हाउस में लेके जाना है। और अगर ये सामान तुझे वेयर हाउस में लेके जाना है तो तुझे व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी, तो तुझे फाइल करनी है येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री। आपको मेरे हाथ में एक पेज दिख रहा होगा, येलो कलर का पेज है। मैं क्यों लेके आया हूं? ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन छप जाए कि हाँ भाई हमने येलो कलर का कुछ देखा था। तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री तब है जब वो सामान मुझे घर लेके नहीं आना, मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है। बट अगर वो सामान डायरेक्टली मुझे घर लेके आना है तो फिर व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी। बस ये बात ध्यान देना। इधर सुना ध्यान से, अभी हम क्या गेम खेल रहे हैं, कोशिश करो सर बताने की। अभी हम क्या गेम खेल रहे हैं? अभी हम ये गेम खेल रहे हैं कि अगर डायरेक्टली सामान मुझे घर लेके आना है उस केस में क्या होगा। अभी हम ये गेम खेल रहे हैं कि अगर डायरेक्टली सामान मुझे घर लेके आना है उस केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री। लो जी, इस बिल ऑफ एंट्री में क्या करूंगा? सेल्फ असेसमेंट करूंगा, अपनी कैलकुलेशन करूंगा, अपना टैक्स निकालूंगा। वो टैक्स मैं यहाँ पे करने जाऊंगा कस्टम ऑफिसर के पास। अब मैं जा रहा हूँ जी, कस्टम ऑफिसर के पास जा रहा हूँ। मैं कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचा, मैं कहा हेलो सर, मैं कहा अपना माई सेल्फ विवेक गाबा सर, मेरा सामान वो 2000 पावर बैंक आए होंगे तो वो सर मुझे ना क्लियर करवाने हैं। तो कह रहा ठीक है, अपनी बिल ऑफ एंट्री लाओ। ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री है। अब सोच के बोला, ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री मुझे फाइल करनी है तो इसकी टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा जब वो तेरा कन्वेंस आया, जब वो तेरा कन्वेंस आया उस दिन के एंड नहीं, उसका जो अगला वर्किंग डे होगा। मतलब अगर आज कन्वेंस आया, आज हमारी 15 जुलाई है, तो अगर 15 जुलाई को कन्वेंस आया तो 16 जुलाई के एंड तक मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। बट अगर मान लो बीच में संडे आ गया, संडे छुट्टी है, सैटरडे भी छुट्टी है, तो गवर्नमेंट कह रही है, और मान लो फ्राइडे को भी छुट्टी है, भैया आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो गवर्नमेंट कहेगी फिर मंडे, क्योंकि आज तो कन्वेंस आया है तो भैया फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे के एंड तक तुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। क्यों? क्योंकि बीच में 3 संडे हैं, मतलब छुट्टी है, उन 3 दिनों को हम काउंट नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। मंडे के एंड तक अगर तूने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, फिर भैया तैयार हो जा, फिर तैयार हो जा। 5000 रुपए पर डे की फीस लगेगी पहले 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद भी अगर तू डिले करेगा तो 10,000 रुपए की फीस लगेगी पर डे। बस ये बात ध्यान दे। ये बात क्लियर है? तो मैं तो सेम डे पहुंच गया, 15 जुलाई को ही पहुंच गया। अब जब मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, 2 केस होंगे। प्रॉपर ऑफिसर क्या बोलेगा? साक्षी आंसर दो। बहुत देर से आप बातें कर रहे हो, साक्षी आंसर दो। जब प्रॉपर ऑफिसर को, जब कस्टम ऑफिसर को ये बिल ऑफ एंट्री मिलेगी तो वो ऑफिसर क्या बोलेगा? जल्दी बोलो, ऑफिसर क्या बोलेगा? ऑफिसर 2 चीजें बोलेगा, या तो ये बिल ऑफ एंट्री सही है या ये बिल ऑफ एंट्री गलत है, यही बोलेगा। अब अगर ऑफिसर बोलेगा कि ये बिल ऑफ एंट्री सही है, तो फिर तो भैया क्या होगा, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की है उसी को अप्रूव मान के सेम टाइम पर तुम कस्टम ड्यूटी पे करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऑफिसर ने बोला कि बिल ऑफ एंट्री सही नहीं है, हम तुम्हारी वैल्यू या टैक्स दोबारा से रीअसेस करेंगे, तो अगर दोबारा से रीअसेस होगा तो फिर गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हें ड्यूटी तब पे करनी होगी जब ये तुम्हें बिल ऑफ एंट्री रिटर्न मिलेगी। जब रिटर्न मिलेगी उसके अगले दिन के एंड तक, अगला दिन मतलब छुट्टी को छोड़ के अगले दिन के एंड तक तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। बट कुछ इंपोर्टर गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है कि तुम्हें डेफर्ड पेमेंट भी अलाउड कर दें। और डेफर्ड पेमेंट कब अलाउड करेगी? अगर तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, तो पेमेंट करनी है 16 को। अगर बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है 16 से लेकर मंथ के एंड तक, तो पेमेंट करनी है अगले महीने की 1 तारीख को। बट अगर महीना मार्च का है तो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फिर पेमेंट करनी होगी 31 मार्च को। ये सारी बातें बस हमने की हैं जी। अब एक बात मुझे बताओ जी, मैंने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा? देखो ये क्या लिखा है डिपार्टमेंट, यहाँ पीओ आएगा। देखो री यहाँ पे लिखा है पीओ।
पीओ विल इशू क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 37 फॉर होम कंजम्पशन। मतलब डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिल ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देगा कि हाँ भाई ये सामान यहाँ से क्लियर करवा लो, और फिर कस्टोडियन ये सामान मुझे दे देगा, देखो टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय इंपोर्टर, और अब ये सामान मेरे यहाँ पे घर में आ जाएगा। बस ये बात ध्यान दो, इस तरह से अगर कस्टम पोर्ट पे सामान पड़ा है इस तरह से हम क्लियर करवाते हैं, बस ये बात ध्यान देना जी। बच्चा कहता है सर बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, तुम तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, बताओ बुरा क्यों मानूंगा? कहता सर अगर हो सके तो एक क्वेश्चन करवा दो कि जैसे बिल ऑफ एंट्री आपने कहा लेट फाइल करेंगे, उस केस में फीस लगती है, तो कई बार अगर हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया फीस वाला तो फिर हम कैसे करके आएंगे? सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ जी, मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे साइड में बनाया हुआ जी, इस क्वेश्चन को देखना जी, इस क्वेश्चन को देखना क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। अगर ये क्वेश्चन समझ लोगे सारी गेम खत्म हो जाएगी। देखो जी, डेट ऑफ अराइवल है 8 दिसंबर 2020, मतलब वेसल आया 8 दिसंबर 2020 को वेसल पहुंच गया। हॉलीडे है, छुट्टी है, 9, 10, 11 की छुट्टी है, 9, 10, 11 की छुट्टी है, और 14 की भी छुट्टी है, 9, 10, 11 की भी छुट्टी है, और 14 तारीख की भी छुट्टी है। आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है 16 दिसंबर 2020, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है 16 दिसंबर 2020 को। बस मेरे को ये बता दो कितने दिन की फीस और कितनी फीस एप्लीकेबल होगी। दोबारा बोल रहा हूं जी, वेसल आया 8 दिसंबर को, इस दिन वेसल आया, 9 की छुट्टी, 10 की छुट्टी, 11 की छुट्टी, और 14 तारीख की भी छुट्टी। आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है 16 दिसंबर को। बस मुझे आपसे ये जानना है, मुझे आपसे ये जानना है कितने दिन की फीस लगेगी और कितनी फीस लगेगी। अगर आपने ये आंसर दे दिया इट मींस आपको लेट फीस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार करके दिखाओ सर, घबराओ मत, कोशिश करो। मैं दोबारा बोलता हूं जी, मेरा वेसल पहुंच गया, मेरा वेसल पहुंच गया 8 दिसंबर को, 9 की छुट्टी है, 10 की छुट्टी है, 11 की छुट्टी है, 14 तारीख की भी छुट्टी है, और मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 16 दिसंबर को। तो कितने दिन की मुझे लेट फीस देनी पड़ेगी और कितनी लेट फीस देनी पड़ेगी, बस ये बता दो जी। बच्चा कह रहा है सर लेट फीस देनी पड़ेगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कई बच्चे 5 दिन कह रहे हैं। एक बार मेरे को बताओ कितने दिन की लेट फीस आएगी, बस ये बता दो कितने दिन की लेट फीस आएगी, कितने दिन की लेट फीस आएगी। बहुत बढ़िया जी, लगे रहो, जबरदस्त। क्वेश्चन एक आंसर अनेक, गजब जी, कमाल करते हो यार आप ना। सही बात ना, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हे भगवान हर बैच में मुझे ऐसे ही बच्चे देना, क्योंकि ये बच्चे वाकई कमाल करते हैं। क्वेश्चन एक होता है, आंसर ये अनेक देते हैं भगवान, आंसर ये अनेक देते हैं। बताओ कितने दिन सर, दिन काउंट कैसे कर रहे हो? मैं पहले तुमको बताओ दिन, क्योंकि सारे आंसर गलत हैं जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके आंसर सही नहीं आ रहे जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके आंसर सही नहीं आ रहे, अभी गलतियां कर रहे हो आप कई बच्चे जी। बहुत रेयर बच्चे हैं, बहुत रेयर बच्चे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। इधर सुनो ध्यान से, आंसर निकलना कैसे, सुनो। ये बताओ वेसल कब आया, छोड़ो आंसर, छोड़ो। ये बताओ, चैट बॉक्स में लिखो वेसल कब आया, वेसल कब पहुंचा है, पहुंचा कब है। नाले को ये तो बता दो, सामने लिखा हुआ वेसल कब पहुंचा है सर, 8 तारीख को। अच्छा अगर 8 को पहुंचा तो गवर्नमेंट ने कहा था बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है अगले दिन के एंड तक, बट अगला दिन कौन सा, वर्किंग डे। तो 8 को आया है, 9 की छुट्टी है, 10 की छुट्टी है, 11 की छुट्टी है, 12 दिसंबर के एंड तक मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। इट मींस अगर मैं 12 दिसंबर के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता हूं तो कोई फीस नहीं देनी। बच्चा कह रहे नहीं समझ नहीं आया सर, क्या समझ नहीं आया इसमें? हर्ष, कम से कम हर्ष नाम की तो रिस्पेक्ट करो, हंसो तो सही। इधर देखो बच्चा बहुत टेंशन के अंदर बैठता है। हर्ष मैंने आपको एक चीज देखी है, बहुत टेंशन लेते हो आप। किस चीज की टेंशन है, नहीं बताओ तो सही, वैसे किस चीज की टेंशन है? कितनी टेंशन लेके दिमाग में घूमोगे? छोटा सा दिमाग है, नालायक भर जाएगा। इतनी टेंशन लेके मत जिया करो। आप एक दिन थोड़ा सा फ्री रह के देखो कितना बढ़िया पढ़ने के अंदर मजा आता है और जबरदस्त मजा आता है जी। मैं हर्ष आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन आज हर्ष से है। हर्ष की पूरी क्लास फैमिली आंसर देगी, बट हर्ष का आंसर देना जरूरी है। हर्ष ये बताओ, अगर वेसल 8 को आया, अगर वेसल 8 तारीख को आया तो बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी होती है? अगले दिन के एंड तक। मतलब अगर छुट्टी ना होती तो 9 तारीख के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती। अच्छा क्या 9 तारीख के रात को बिल ऑफ एंट्री फाइल करता, क्या लेट फीस लगती? आंसर इज नो। बट 9 डेट नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है 9, 10, 11 की छुट्टी है। तो अगर 8 को आया, 9, 10, 11 की छुट्टी है, अगला कौन सा हो गया? 12,
मतलब 12 तारीख के एंड तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दूंगा तो कोई फीस नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक करो, उसने बिल ऑफ एंट्री की फाइल करने की लास्ट डेट बोली है, उसने बोला नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑफ अराइवल, मतलब जिस दिन आया उससे अगले वर्किंग डे का एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। तो वैसे 8 को आया, वैसे बनती है 9, बट 9, 10, 11 की छुट्टी, इसलिए 12 तारीख के एंड तक कोई आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। चलो जी, 12 तक नहीं लगेगी। फिर मैंने क्या 12 को फाइल की? नहीं फाइल की। क्या मैंने 12 को फाइल की? नहीं, मैंने फाइल की 16 को। मैंने फाइल की 16 को, तो 13, 14, 15, 16, 4 दिन की फीस लगेगी। 13, 14, 15, 16, 4 दिन की फीस लगी। मुझे पता है ये बच्चा ना बीच में कई बच्चे से कह रहे हैं सर 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 रुको सर रुको सर आपने गलती कर दी, सर आपने गलती कर दी, सर गलती कर दी आपने। मैंने कहा क्या गलती कर दी? कह रहा सर 14 का हॉलीडे है और हॉलीडे तो काउंट ही नहीं करना सर। आपने हॉलीडे भी काउंट कर लिया, मेरे बच्चे हॉलीडे काउंट करना है। काउंट कब नहीं करना? जब मुझे अगला दिन निकालना है कि बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी है, वो उसमें हॉलीडे काउंट नहीं करना। जब एक बार सोच के बोलो, अगला वर्किंग डे निकल गया, 8 को आया, 9, 10, 11 की छुट्टी, 12 का एंड निकल गया, तो यहां तक करना था। उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर आगे हॉलीडे हैं तो हॉलीडे के दिन का भी इंटरेस्ट लगेगा। हम हॉलीडे माफ कर सकते हैं कब? अगर वो एक दिन के एंड से पहले आ रहे हो, बट जहां एक दिन का एंड खत्म हो गया उसके बाद अगर हॉलीडे आ रहे हैं तो भैया उस केस में इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। बस ये बात है। और कमाल की बात देखो, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस दिन का भी फीस मुझे देनी पड़ेगी। मतलब जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस दिन की भी फीस मुझे देनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो कमाल की बात देखो, लो बनाने वाले ने कमाल कर दिया। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस दिन की भी लेट फीस मुझे देनी पड़ेगी। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं जी, सभी बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक बार दोबारा बोल देता हूं। यहां पे देखो जी, ये एग्जाम्पल आपके नोट्स में नहीं है मुझे पता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये वाले नोट्स मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, ये नए वाले नोट्स मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा जी, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने उसमें जानबूझ के खुद नहीं डाले, क्योंकि कई नालायक बच्चे होते हैं सिर्फ नोट्स लेके बैठ जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, फिर वो नोट्स देखते हैं। अब मेरे को ये एग्जाम्पल क्लास में करवाने होते हैं, इसलिए मैंने उसके अंदर डाले नहीं थे। और अगले आने वाले नोट्स भी ऐसे होंगे जी, जो एग्जाम्पल मैं क्लास में देना चाहता हूँ वो उस नोट्स में नहीं होंगे, वो हम पहले क्लास में करेंगे फिर बाद में वो नोट्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप नालायक हो, ठीक है। इधर सुना ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, आया वो 8 तारीख को है जी, आया वो 8 तारीख का है, 9, 10, 11 की छुट्टी है, 12 तारीख के एंड तक वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता चल जाता, बट 12 के एंड तक फाइल नहीं की, तो 13, 14, 15, 16, 4 दिन की लेट फीस हो गई जी। अब देखो 4 दिन की है, तो पहले 3 दिन के तो 5,000 रुपये, पहले 3 दिन के 5,000 रुपये और 1 दिन के 10,000 रुपये, 25,000 रुपये की लेट फीस हो गई। अब सर सही बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता आपके 100% तोते उड़ जाते हैं और एक ही आवाज निकलती, हाय पेपर बाहर से आया, हाय पेपर बाहर से आया, हाय पेपर बाहर से आया, हाय टीचर को गाली दूंगा, हाय टीचर को गाली दूंगा, बस यही होगा फिर। और अगर यही ध्यान से पढ़ा हो, बेसिक क्लास के अंदर पेपर है, बेसिक क्लास। अभी तो मैंने वैल्यूएशन का चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया जी, अभी हमने वैल्यूएशन स्टार्ट कहां किया। और सोच के बोला क्या मुश्किल है सर, क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको मुश्किल बोलोगे तो आसान कुछ नहीं हो सकता। मेन बस थोड़ी सी माइंड गेम है। इंस्टीट्यूट आपके माइंड से गेम खेल सकता है और उसको गेम खेलने का हक है, क्योंकि वो 100% रिजल्ट नहीं निकाल सकता। वो रिजल्ट निकालेगा तो कितना निकालेगा? 10 या 15, और 10 और 15 में आने के लिए हमें बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जी, आराम से बैठ के सोच लेना घर में। जब मैं इसकी फोटो जाए क्लिक कर लेना जी। ये मैं जो PDF है ये मैं कल तक डाल पाऊंगा, अभी रात को नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को सारा क्लियर करना पड़ेगा, जो मैंने बीच में अंडरलाइन किया वो सारा हटाना पड़ेगा। तो कल सुबह तक इसको मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप उसमें दिक्कत करते हो। तो जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे, एक बार फिर कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी। 8 तारीख को वैसल आया था, प्रोविजन कहता है अगर 8 तारीख को आया तो 9 तारीख के एंड तक तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। बट 9 के एंड तक तब अगर बिल्कुल वर्किंग डे हो, अगर बीच में कोई छुट्टी है तो छुट्टी बाहर निकाल दो। क्वेश्चन ने बोला 8 को आया, 9, 10, 11 की छुट्टी है, तो 8 को आया, 8 पहला दिन हो गया, 9, 10, 11 की छुट्टी है, तो इट मींस अगला दिन कौन सा बन गया? फिर 8 से अगला दिन बन गया 12। क्यों? क्योंकि 9, 10, 11 की छुट्टी है, उससे अगला दिन का एंड बन गया 12। मतलब 12 तारीख तक मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता हूं, कोई मेरे ऊपर लेट फीस नहीं है। बट अगर 12 को फाइल नहीं की तो 12 के बाद जितना डिले करूंगा, इवन हॉलीडे ही क्यों ना हो, तो भी लेट फीस लगेगी।
तो 13, 14, 15, 16 4 दिन हो गए। तो पहले 3 दिन का 5,000 रुपये होता है, नेक्स्ट डे का 10,000 रुपये होता है। तो भैया 15 और 10 25,000 रुपये की लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी इस क्वेश्चन में। इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल का हो। और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे तो ध्यान दें, आपके एग्जाम गोले भरने वाले हैं, आपके एग्जाम में कंफर्म बन सकता है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो लो जी, यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया जी। अब बच्चा कहता है सर ये तो आपने बोल दिया कि अगर लेट बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे उस केस में क्या होगा, बट अगर हमने पेमेंट करने में डिले कर दिया, अगर हमने कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करने में डिले कर दिया, उस केस में क्या होगा? फिर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। मतलब अगर आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया तो इंटरेस्ट है 15% पर एनम, और अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने में डिले किया होगा तो फिर 5,000 पर डे पहले 3 दिन तक, और अगले दिन लगेगी 10,000 की। ये आपकी लेट फीस होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन है बॉक्स के अंदर है जी, ये वाला क्वेश्चन बॉक्स के अंदर दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है उसको थोड़ा जूम करके देख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट क्लिक करके ना जूम करके देख लेना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आपके मॉड्यूल का ही है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जी, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। आपके मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन बने, उसको मिक्स करके मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो हर बच्चा मेरी फैमिली का बहुत ध्यान से देखा, कि प्रोफेशनल वाले बच्चे भी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी। एक बार चेक करना, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। क्वेश्चन क्या बना है जी? डेट ऑफ अराइवल है 5 जनवरी, वैसल आया 5 जनवरी, बिल्कुल फ्री माइंड। हर्ष खुश रहो, खुश रहो यार, खुश रहा करो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आए हाय, चेहरे पे स्माइल देख के मजा आ गया जी आपके। इधर देखो ध्यान से, नहीं डेट ऑफ अराइवल है 5 जनवरी, आया कब है? 5 जनवरी को। हॉलीडे है 6, 7 और 10 का, 6, 7 और 10 का हॉलीडे है। देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है, कितना कंफ्यूज कर रहा है सर। करने तो हमें अब लो पता है। अब अगर 5 को आया, 6, 7 का हॉलीडे है, तो मतलब 8 जनवरी तक, 8 जनवरी तक अगर मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता तो कोई लेट फीस ना लगती। हाँ तो बोल दो मेरे बच्चे, हाँ बोलो, हाँ फटाफट से। हाँ जी अंजलि, हाँ या ना? हाँ। हिमांशी, हाँ या ना? हाँ। हर्षित, हाँ या ना? हाँ। प्रखर, हाँ या ना? हाँ। और ये कोई वो कई बच्चे नालायक बैठे हैं, कह रहे हैं हमसे ही पूछ लो, आप बता दो हाँ या ना? यस, ये बात क्लियर हो गई। 5 को आया, 6, 7 की छुट्टी है, 8 के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता हूं। बिल ऑफ एंट्री फाइल कब की है? बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 15 जनवरी को। भाई साहब, भाई साहब 15 जनवरी को फाइल किया, 15 जनवरी को फाइल किया। इतनी लेट फाइल किया, इतनी लेट। तो 5 को आया, 6, 7 छुट्टी, 8 के एंड तक फाइल कर सकता हूं। मैंने फाइल नहीं की तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दोबारा जी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दिन का डिले, 7 दिन का। सर जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है क्या उस दिन का इंटरेस्ट लगेगा? सॉरी, उस दिन की लेट फीस लगेगी? आंसर इज यस। और मैं कह रहा हूं अगर बीच में हॉलीडे भी है तो भी लेट फीस लगेगी। आपको हॉलीडे बीच वाला काउंट नहीं करना, पहले वाले काउंट करने हैं। तो 8 के एंड तक, 8 जनवरी के एंड तक मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी थी, नहीं की तो फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दिन हो गए। अब पहले 3 दिन का 5,000 रुपये और अगले 4 दिन का 10,000 रुपये, तो 40,000 और 15,000, 55,000 रुपये तो आ गई भाई साहब लेट फीस। ये देखो लेट फीस आ गई 55,000 की लेट फीस। बच्चा कह रहा है सर अब मजा आ रहा है, कस्टम पढ़ने में ना सही में नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे आ रहे हैं ना। खुश रहा करो यार, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बन गई, सही बताऊं तो। मतलब परिवार सा बन गया तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल घर के मेंबर लगते हो तुम मुझे। और मैं तो फैमिली वालों की तरह बोलता हूँ सर, कई अगर मेरी बात बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, बट मैं आपको परिवार मान के ही बोलता हूँ कि परिवार है और घर की तरह बात करता हूँ बस, ठीक है। तो 55,000 रुपये की लेट फीस है। अच्छा अभी लेट फीस लगी है, इसने कहा जी, इसने कहा पेमेंट की है कस्टम ड्यूटी की, पेमेंट की है 25 जनवरी को, मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल की 15 जनवरी, बिल ऑफ एंट्री फाइल की 15 जनवरी, और पेमेंट की है कस्टम ड्यूटी की 25 जनवरी को, और कस्टम ड्यूटी 2,50,000 रुपये है, तो 15% पर एनम इंटरेस्ट भी है। कितने दिन का डिले हो गया? अगर 15 जनवरी है तो 16 जनवरी तक पेमेंट, सॉरी पेमेंट सेम डे पेमेंट करनी थी, सेम डे पेमेंट करनी थी। सेम डे क्यों? क्योंकि मान लो सेल्फ असेसमेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे सेल्फ असेसमेंट है। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी सेम डे पेमेंट करनी होती है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अभी देखो मेरे बच्चे ऊपर पढ़े ना कि जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की होती है सेम डे हमें पेमेंट करनी होती है। तो अगर हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है 15 जनवरी को तो पेमेंट 15 जनवरी करें, बट पेमेंट हमने किया 25 जनवरी, तो पेमेंट करने में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 दिन का डिले कर दिया। तो अगर 10 दिन का डिले कर दिया तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2.5 लाख आएगा, यहाँ पे 2.5 लाख कर लेना चाहिए। 2.5 लाख का 15% और 10 डिवाइड बाय 365, एक बार चेक करना कितना आएगा जी।
एक मिनट रुको, कैलकुलेटर निकालने दो। 2.5 लाख, 2.5 लाख का 15% और 10 डिवाइड बाई 365, तो 1,027 रुपये, 1,027 रुपये का ये इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट है, ये लेट फीस नहीं, इंटरेस्ट है। किसका? कस्टम ड्यूटी लेट पे करने का। सर एक बार दोबारा, सर प्लीज़ एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा जी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा देखना जी। पहले तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की डेट अलग लेके चलो, पेमेंट करने की डेट अलग लेके चलो, आराम से कूल माइंड से। पहले हम बात करेंगे बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है जब वेसल कोई आता है, जब कन्वेंस कोई आता है, उसके अगले दिन के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। अगले दिन का एंड का मतलब अगला वर्किंग डे। बीच में अगर छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां बाहर निकाल के फिर आप अगले दिन का एंड चेक करो। अगर वहां तक कर दोगे कोई फीस नहीं है, नहीं करोगे तो पहले 3 दिन की 5,000 रुपये, फिर आपके 10,000 रुपये की फीस है। ये बात क्लियर हो गई। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो तुम सेल्फ असेसमेंट करोगे, मतलब खुद ड्यूटी कैलकुलेट करोगे। अगर वो सेल्फ असेसमेंट सही है फिर तो जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेम डे तुम्हें पेमेंट करनी होगी। और अगर वो सेल्फ असेसमेंट नहीं है, सही नहीं है, तुम्हारी दोबारा से असेसमेंट हो रही है, रीअसेसमेंट हो रही है, तो फिर जब तुम्हें बिल ऑफ एंट्री रिटर्न मिलेगी उसके अगले दिन के एंड तक तुम्हें पेमेंट करनी होगी। डेफर पेमेंट वाले केस में 1 से 15 तक 16 तारीख, 16 से मंथ के एंड तक अगले महीने की 1 तारीख, और अगर महीना मार्च का है 31 मार्च। ये सारी बातें। अगर पेमेंट आपने डिले की तो फिर 15% पर एनम लगेगा इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन हमने किया बिल ऑफ एंट्री अगर लेट फाइल की, ये सिर्फ बिल ऑफ एंट्री का क्वेश्चन हमने किया जहां पे हमने 25,000 रुपए का फीस निकाले। सेकंड क्वेश्चन में हमने यहां पे क्या किया, बिल ऑफ एंट्री लेट फाइलिंग की फीस भी है, इंटरेस्ट भी है। 5 जनवरी को आया, 6-7 की छुट्टी, तो 8 जनवरी के एंड तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता, कोई फीस नहीं थी। उसने फाइल की 15 को, तो फिर फीस लगेगी 9 से, 8 से नहीं सर, 8 के एंड तक तो फाइल कर सकता था। फीस लगेगी 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दिन की। तो भैया पहले 3 दिन के 5,000, 15,000 ये, 40,000 ये, 55,000 की फीस हो गई। अब अगर 15 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल की तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की सेम डे ही पेमेंट करनी होती है। मैंने पेमेंट नहीं की, मैंने पेमेंट की 25 जनवरी को, 10 दिन का डिले किया, 10 दिन का 2.5 लाख रुपए के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल दोगे, 1,027 रुपए इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये इंटरेस्ट आ गया जी आपका। तो ये लेट फीस हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया। अब जाके हमें क्लियर हुई है कि हमें कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कब करनी होती है और कस्टम ड्यूटी की बिल ऑफ एंट्री की डेट क्या होती है। एक बार घर जाके दोबारा से रिवीजन कर लेना नोट से, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जी। ठीक है, अच्छा अब देखो जी, अब ये 2 सेक्शन बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी, सेक्शन नंबर 45 और सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 45 कह रहा है गुड्स आफ्टर अनलोडिंग टिल क्लियरेंस शेल रिमेन विद कस्टोडियन। वही बात मैंने आपको बोली थी कि जब गुड्स अनलोड होंगे, जब तक क्लियर नहीं होंगे, ये कस्टोडियन की देख रेख में रहेंगे। कस्टोडियन मींस वो जो आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी का डंडा लेके खड़ा है, ही शैल कीप रिकॉर्ड, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एंड नॉट परमिट रिमूवल एंड लाइबल टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फरेज गुड्स। मतलब अगर कोई छोटा मोटा सामान चोरी हो जाता है, मान लो 100 किलो सामान था, 2 किलो चोरी हो गया, तो मुझे ड्यूटी 100 किलो पर पे नहीं करनी होगी, मुझे पे करनी होगी 98 पर, 2 किलो पर कस्टोडियन जो कस्टम ड्यूटी पे करेगा। क्यों? क्योंकि 2 किलो चोरी हुआ, वो मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, कस्टोडियन की आंखों के सामने हुआ। ठीक है जी, ये बातें ध्यान रखना जी। अगर पिल्फरेज है, पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, तो अगर छोटी मोटी चोरी हो जाती है उस पे कस्टम ड्यूटी कभी भी इंपोर्टर पे नहीं करता, डिपार्टमेंट वाले पे करते हैं। उसके बाद जी, इफ गुड्स नॉट क्लियर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द अनलोडिंग, 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये सामान क्लियर नहीं कराया तो कस्टोडियन के पास पूरी पावर होती है कि वो कस्टम ऑफिसर से परमिशन लेकर इसको सेल भी कर सकता है कि भैया 30 दिन हो गए, ये सामान यहाँ का यहाँ पड़ा है, हमारे पास जगह नहीं है, इसको उठा के ले जाओ, या तो ले जाओ वेयर हाउस में या ले जाओ घर, नहीं तो इस सामान को हम बेच देंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो 30 दिन की टाइम लिमिट है आपको सामान क्लियर करवाने की, उसके बाद फिर सामान का ऑक्शन लगेगा। 30 दिन का मतलब या तो 30 दिन में सामान घर लेके जाओ या 30 दिन में सामान लेके जाओ वेयर हाउस में, नहीं तो हम यहां पे सामान बेच देंगे, फिर मत कहना जी। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 48 है। तो फाइनली अब जाके ये प्रोसीजर हमारे पूरे होते हैं। अभी पता क्या हुआ है, अभी सिर्फ प्रोसीजर ये पूरा हुआ है कि अगर डायरेक्टली मुझे घर लेके आना है तो क्या होगा। अब अगर वहां से वेयर हाउस लेके जाना है, प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी सारी बातें सेम है जी, बाकी सारी बातें सेम है। आओ जी, एक बार पहले मैं इसकी रिवीजन करा देता हूं जी। पहले कर लेते हैं इसकी रिवीजन, फिर मैं बताऊंगा कि अगर सामान आप डायरेक्टली घर नहीं लेके आना, अगर आपको पहले वेयर हाउस में लेके जाना है, उस केस में क्या होगा। इधर देखो ध्यान से जी, मुझे फटाफट से बताओ जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो, सीधे बिल्कुल। पानी पियो, पानी पी लो जी, मैं भी पानी पी रहा हूं, आप भी पानी पियो।
अब ऐसा करो, डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो आराम से। हर्ष डीप ब्रीदिंग करो अच्छे से। कर ली? माइंड बिल्कुल फ्री है, दिमाग में टेंशन तो नहीं है। रिलीज करो टेंशन, रिलीज करो। अच्छा आपको एक तरीका बताऊं, आपको लगेगा विवेक सर पागल हैं, और हूं पागल, सही बात है भाई। आपको अगर समझाना तो पागल बनने को भी तैयार हूं। ध्यान सुनना मेरी बात को। जब भी कभी आपका दिमाग प्रेशर में हो, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, कभी आजमा के देखना, आपको बहुत बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स। जब भी कभी दिमाग प्रेशर में हो ना, बहुत टेंशन हो, एग्जाम से पहले बहुत टेंशन है, टेंशन से क्या होता है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हमें याद नहीं रहता। तो बेटर तरीका क्या है, जैसे मान लो मेरी कभी ट्रेनिंग होती है, कभी मेरे सेमिनार होते हैं, तो ऑब्वियस बात है आज भी इतने साल के बाद भी सेमिनार जाने से पहले मेरे हाथ पैर ठंडे होते हैं कि पता नहीं कैसी पब्लिक होगी, क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो अगर सामने सेमिनार है, फिर तो नॉर्मल बच्चों से आराम से फैमिली की तरह बातचीत करो, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाओगे, तो आप बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। दूसरा, आप क्या कहोगे, मेरे तो एग्जाम है तो, और अब मेरा दिमाग टेंशन में है, तो आप क्या करो, आप कभी देखना ऐसे करना, अपने हाथ ऐसे ना, हम्म 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 हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सर, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, हंस लो, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी हंस लो। बट 10 बार आप ये कर लोगे, आपका देखना प्रेशर कितना रिलीज होगा, आप खुद मैसेज करके कहोगे सर कमाल कर दिया जिस टेक्निक ने। सर मैंने तो खुद आजमाई है, क्योंकि जब भी मेरा दिमाग टेंशन में होता है, मेरा दिमाग भरा होता है प्रेशर से, मतलब मेरे दिमाग में कई थॉट्स होते हैं, तो मैं 10-15 बार ऐसे करता हूँ, आराम से इतना रिलैक्स फील होता है ना, फिर दोबारा से मेरी मेमोरी आना स्टार्ट हो जाती है जी। तो मेरा तो आजमाया हुआ तरीका है, मुझे नहीं पता आपका, आप भी जरूर आजमाना, एग्जाम से पहले जरूर आजमाना, आप देखना कितना माइंड रिलैक्स फील करेगा जी। इसलिए बता दिया कि मैंने कहा ना मैं परिवार की तरह मानता हूँ जी। कई बच्चों को मजाक लगा होगा, उनका फर्क नहीं पड़ता मुझे एक पैसे का भी, बट जिनको फर्क पड़ता है कि ये बोलने से मेरे को उनकी बात माननी है, तो जरूर मानना मेरी बात जी, ठीक है। आओ जी, अब आओ जी, अब देखना आपको भी कस्टम, आपको लग रहा है ना कि ये आपको प्रोसीजर याद नहीं आएंगे, मेरे कहने पर 5 बार कर लो, मेरे कहने पर 5 बार कर लो। अगर याद ना आए ना, फिर आप मुझे बोल देना, सही बता रहा हूं, अगर आपने सही ढंग से मेरी बात सुनी है, 5 बार करने के बाद माइंड रिलैक्स फील होगा, आपको सारे याद आएंगे। एक बार करो, 5 बार करो। कैसे करना है, ऐसे करके मुंह से आवाज भी निकालनी है, ऐसे करते हैं ना, जब कई बार गुस्सा करते हैं, तो सर होता क्या है, आप एक गुस्सा निकालते हो, दिमाग से प्रेशर रिलीज करते हो, ये बहुत बड़ी टेक्निक है सर। मैंने कहा ना माइंड गेम है, बस सिर्फ माइंड की तो गेम है, और है क्या। तो एक बार करके देखो जी, 5 बार करना है बस आपने। चलो हो गया 5 बार, अब सुना ध्यान से। अब देखो याद कैसे आएगा। सामान आया था जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी, सामान हमारा इंडियन कस्टम पोर्ट पे आ गया था। इंडियन कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया, यहाँ पे कौन खड़ा है, जल्दी बोलो, यहाँ पे कौन खड़ा है, कस्टोडियन। वेरी गुड, देखो याद आ गया, याद आ गया, कस्टोडियन खड़ा है डंडा लेके। वो क्या करेगा, फोन करेगा, किसको फोन करेगा, जल्दी बोलो किसको फोन करेगा, बाबूजी को। बाबूजी को क्या बोलेगा कि विवेक का सामान आ चुका है, उसको बोल दो सामान ले जाए। अच्छा बाबूजी मुझे कॉल करेंगे, कस्टम ऑफिसर मुझे फोन करेगा, वो क्या बोलेगा, विवेक तुम्हारा सामान आ चुका है, तुम यहां से सामान ले जाओ। अब सोच के बोलना, उसने मुझे फोन किया कि तुम्हारा सामान आ चुका है, तुम सामान ले जाओ। अब जब कन्वेंस आया, मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, मुझे बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करनी होगी, बस ये बता दो जी। मुझे बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करनी होगी, बस ये बता दो जी। कब तक फाइल करनी होगी, जिस दिन कन्वेंस आया, जिस दिन कन्वेंस आया उसके अगले दिन के एंड तक, मतलब अगले वर्किंग डे के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। आओ जी, मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करने जा रहा हूं, मुझे सामान डायरेक्टली घर लेके आना चाहिए। आंसर देना, मुझे डायरेक्टली सामान घर लेके आना है, किस कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी। अगर डायरेक्टली घर लेके आना है, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी, मैं व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री लेके जा रहा हूं जी। इसमें सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूं, सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं जी। मैं यहाँ पे कस्टम ऑफिसर के यहाँ पे पहुंच गया, मैंने कहा सर बिल ऑफ एंट्री, उसने कहा दिखाओ जी। मैंने बिल ऑफ एंट्री दी थी, मैंने बिल ऑफ एंट्री दी, अब कस्टम ऑफिसर के पास आ गए। कोशिश करो बोलने की सर, कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, 2 केस बोलेगा, या तो सही है या गलत है, या तो सही है या गलत है। अगर वो बोलेगा सही है, तो सेम डे मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, सेम डे मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, ठीक है जी, सेम डे मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। और अगर वो बोलेगा सही नहीं है, हम दोबारा से रीअसेस करेंगे, तो फिर जब वो रीअसेस करके बिल ऑफ एंट्री वापस करेगा, उसके अगले दिन के एंड तक मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और कुछ केस में डेफर पेमेंट भी होगा, मैंने कहा वो नोटिफाइड इंपोर्टर होंगे, 1 से अगर 15 तक बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हो रही है तो 16 तारीख, 16 से मंथ के एंड तक रिटर्न हो रही है अगले महीने की 1 तारीख, और अगर मार्च का महीना होगा 31 मार्च, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने पेमेंट सही टाइम पे नहीं की होगी तो 15% पर एनम क्या लगेगा, इंटरेस्ट, बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर हो गई जी। मान लो मैंने पेमेंट कर दी, और जैसे ही मैंने पेमेंट की, डिपार्टमेंट क्या करेगा, कस्टोडियन को बोलेगा
क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देगा अंडर सेक्शन 47। और जैसे ही क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा, कस्टोडियन यहां पे खड़ा होगा, वो देखेगा जी, वो कहेगा ओके है, अब इस सामान को घर ले जाओ। तो मैं फाइनली हंसता गाजता नाचता नाचता इस सामान को यहां पे ले आऊंगा घर, क्योंकि अब मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, अब ये सामान मेरे घर में आ चुका है। एक केस तो ये हो गया जी। ये है घर लाने का सामान तरीका। बताओ कितना सिंपल तरीका है। पहले फाइल करो बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री को चेक कराओ, सही है तो साथ में ड्यूटी पे कर दो, ठीक है, नहीं है तो फिर वो रीअसेस करके देंगे, उसके अगले दिन ड्यूटी पे कर दो। और अगर मैं नोटिफाइड इंपोर्टर हूं तो डेफर्ड पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट मेरे हाथ में लग जाएगा, और जैसे मैं ड्यूटी पे करूंगा सारा कुछ वेरीफाई होगा तो क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा, जैसे क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा ये सामान मैं लेके घर आ जाऊंगा। ये सारी बातें बस निकल के आ रही हैं जी। और बताओ है क्या, ठीक है। तो फाइनली ये है सामान को घर लेके आने का तरीका। प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो 30 दिन, अगर आपको लगता है 30 दिन के अंदर अंदर वो सामान आ जाएगा जी। ये सारी नोटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है जी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे है, तो मैं आपको ये नोट्स डाल दूंगा, बट आप अभी यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हो जी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, और ये सेक्शन नंबर 45, भाई जब तक अनलोडिंग होगी तब तक उसके उसमें सामान रहेगा कस्टोडियन के, उसमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। अगर कोई छोटी मोटी चोरी हो गई तो डिपार्टमेंट वाले ही ड्यूटी पे करेंगे, उसमें मैं ड्यूटी पे नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भैया मैंने मंगाया था 100 किलो, अब रह गया 95 किलो, 5 केजी चोरी हो गया। मैंने चोरी नहीं किया भैया, तुम्हारे वहाँ से चोरी हुई है, तुम 5 किलो पर ड्यूटी पे करोगे और बाकी 95 पर मैं ड्यूटी पे करूँगा, बस ये बात ध्यान दो। और 30 दिन के अंदर अंदर ये सामान क्लियर करवाना पड़ेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट के पास पावर आ जाएगी सामान को बेचने की, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई अगर डायरेक्टली मुझे सामान घर लेके आना है। एक बच्चा कहता है सर अगर डायरेक्टली सामान घर नहीं लेके आना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस। एक होती है डायरेक्ट क्लियरेंस कि अगर डायरेक्टली सामान तुम्हें घर लेके आना है, उस केस में क्या होगा। बट अगला केस है कि अगर सामान तुम्हें डायरेक्टली घर नहीं लेके आना, मतलब पहले वो सामान जाएगा वेयरहाउस में, फिर वेयरहाउस से तुम्हें घर लेके आना है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है जी, फोन आया कस्टोडियन, देखो यहां पे सामान पड़ा है, अगर आपको यहां पे दिख रहा हो, ये देखो ये कस्टोडियन खड़ा है डंडा लेके, ये कस्टोडियन खड़ा है डंडा लेके, यहाँ पे कस्टोडियन खड़ा है ना, यहाँ पे कस्टोडियन खड़ा है। उसने फ़ोन किया बाबूजी को, बाबूजी को फ़ोन कर दिया, तो बाबूजी अपना वो सॉरी सर, उसने बाबूजी नहीं बोला सर बोला होगा, सर वो विवेक का ना सामान आ चुका है, अपना उसके 2000 पावर बैंक आए हैं, तो उसको प्लीज़ आप बोल दो कि यहाँ से ना वो सामान ले जाएगा। बड़े बाबूजी ने कॉल करते हैं विवेक को, विवेक मतलब बाबूजी का कॉल आ गया मेरे पास, कह रहे कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ जी आपका ना सामान यहाँ पे आ चुका है, प्लीज़ इस सामान को यहाँ से क्लियर करवा लो। मैं कह रही मुझे क्लियर नहीं करवाना, मैं कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है ड्यूटी पे करने के, और मेरे पास यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, या तो स्पेस नहीं है पैसे नहीं है। कह रहा ठीक है ऐसा करो आप ना वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो, आप वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो, ठीक है। आप इस सामान को ले जाओ वेयर हाउस में, वहां पे सामान रख दो, आपको वेयर हाउस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बट आपको अभी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन मत लेना। मतलब गवर्नमेंट कहते हैं कि जब तक वो सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं होगा तब तक कस्टम में ड्यूटी पे नहीं होती। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे कद्दू, मेरे पिंकी, मेरे पुंकू, मेरे नोनू, मेरे पांगू, मतलब इतने सारे नाम आपके हैं, मैं क्या क्या नाम बोलूँ आपको। मेरे हर फैमिली का बच्चा ध्यान दे, याद करो जीएसटी के अंदर मैंने कहा था आपको शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, जब मैंने पैरा 7 और 8 करवाया था कि मैंने कहा जब तक आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करोगे तब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे, और जहां कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे वहां जीएसटी भी पे नहीं करोगे। वही सेम बात यहां पे आ रही है। आपको मैंने कहा था कस्टम से लिंक करूंगा जी, अब वो लिंक करवा रहा हूं जी। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हें सामान वेयर हाउस में रखवाना है रखवाओ, तुम्हें वेयर हाउस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तुम्हें यहां पे जो थोड़े टाइम पोर्ट पे सामान रहा पोर्ट चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बट तुम्हें ड्यूटी तब पे करनी पड़ेगी जब वो सामान तुम्हें वेयर हाउस से क्लियर करवाना होगा जी। तो देखो जी, अब मैंने कहा जी मुझे ना सामान क्लियर नहीं करवाना, तो कह रहे भैया वेयर हाउस में रखवा लो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कह रहे अगर सामान तुम्हें वेयर हाउस में रखवाना है तुम्हें येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। इस बिल ऑफ एंट्री में क्या होगा, तुम अपना यहाँ पे फाइल करोगे भाई मैं इतना सामान आया था ये है, और इतने पोर्ट ड्यूज बनते हैं, और ये सामान के मतलब जो सामान है तुमने इतने टाइम के लिए, मतलब जो भी तुम्हारा होगा भाई कितने टाइम के लिए तुम्हें वेयर हाउस में रखवाना है, वो सारी बातें तुम यहाँ पे फाइल कर दो। अब देखो यहाँ पे जी फाइल बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस अंडर सेक्शन 46, ये येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी जी। अब फिर क्या होगा जी, पीओ इसको वेरीफाई करेगा, जो पोर्ट ड्यूज होंगे, अभी ड्यूटी पे नहीं करनी, सिर्फ पोर्ट ड्यूज, मैं दोबारा बोलूं सिर्फ पोर्ट ड्यूज, मतलब जो पोर्ट पे रहने का 2-3 दिन का खर्चा होगा वो मैं पे कर दूंगा, और फिर पोर्ट ड्यूज पे करने के बाद पीओ उसको वेरीफाई करेगा और वो ऑर्डर पास कर देगा अंडर सेक्शन 60 कि ये सामान तुम वेयर हाउस में ले जाओ जी, ये सामान आ गया वेयर हाउस में, ये देखो सामान वेयर हाउस में आ गया। अब फिर जब वेयर हाउस से ये सामान मुझे क्लियर करवाना है, अगर मुझे फिर वेयर हाउस से सामान क्लियर करवाना होगा, फिर मुझे फाइल करनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर की।
आपको मे बी ये ग्रीन कलर ना दिख रहा हो जी क्रोमा के चक्कर में, क्योंकि ना पीछे ग्रीन पर्दा होता है तो वो क्रोमा कट जाता है। अगर आपने मूवीज के अंदर देखा हो ग्रीन पर्दे के ऊपर ही क्रोमा करता है। सर एक्चुअल में थोड़ा ये दीवार बनी हुई है ये सामने। अब एक बात बताओ, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे करके वो ऐसे वो बना हुआ है ना, ये भाई हाँ कुछ करके दिखाने का एक वो है, तो ये एक्चुअल में वो नहीं है, तो ये क्रोमा कटा हुआ है। तो यहाँ पे ना मे बी आपको ग्रीन ना दिख रहा हो जी, ये ग्रीन है एक्चुअल में, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो। ये ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी आपको। कब फाइल करनी होगी? ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री आपको तब फाइल करनी होगी अगर आपको वेयर हाउस से सामान घर लेके आना है। तो देखो यहाँ पे फाइल बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68। वैसे 46 के अंदर फाइल करते हैं, बट जब सामान वेयर हाउस से घर आएगा उसमें फाइल करोगे बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 जी, ठीक है। और देखो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, पीओ वेरीफाई करेगा और फिर पीओ क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देगा होम कंजम्पशन के लिए। और फिर ये सामान सब कुछ मतलब वेयर हाउस चार्जेस देने के बाद, कस्टम ड्यूटी देने के बाद फिर फाइनली वो सामान घर आ जाएगा। इस तरह से वो घर आएगा। सारा प्रोसीजर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारा प्रोसीजर सेम है। सारा प्रोसीजर जो है ना, सारा प्रोसीजर जो है वो ये वाला सेम है। फर्क बस इतना है, इसमें बिल ऑफ एंट्री का कलर चेंज हो गया। अगर पहले वेयर हाउस में लेके जाना है तो येलो कलर की, फिर वेयर हाउस से घर लेके जाना है तो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, अगर वेयर हाउस में लेके जाना है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी सेक्शन 46 में, और अगर वेयर हाउस से घर लेके जाना होगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी अंडर सेक्शन 68 में। बस ये बात ध्यान दो। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, बिल्कुल सिंपल, ये लो, ये देख लो जी, ये देख लो। अगर आपको इंडियन कस्टम पोर्ट से सामान डायरेक्टली घर लेके आना है तो देखो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री 46, आपको मैंने बता दिया। ये याद करना, डायग्राम को याद करना सर, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में गोले भरने वाले क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लेंगे किस कलर की बिल ऑफ एंट्री है, याद कर लेना उस टाइम। इधर देखो ध्यान से, 3 कलर मेरे हाथ में है जी, मेरे हाथ में 3 कलर हैं, ये व्हाइट, येलो, ग्रीन। मुझे फटाफट से बोलो जी, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री का फाइल करनी है। बस व्हाइट कलर के बारे में तो ऐसा याद करो कि जब सामान मुझे सीधा घर लेके आना है, जब सामान मुझे सीधा घर लेके आना है, तो जब सामान मुझे सीधा घर लेके आना है उस कलर में मुझे फाइल करनी है व्हाइट कलर की। और जब सामान मुझे वेयर हाउस में रोकना है, जब सामान मुझे वेयर हाउस में रोकना है, याद करो जब हम रेड लाइट पे जाते हैं तो येलो कलर का मतलब होता है धीरे, वैसे तो रेड का मतलब होता है रुक जाओ, अब यहां पे रेड नहीं है ना, येलो कलर होता है, येलो कलर, येलो कलर मींस धीरे चलो या रुक जाओ। अब सोच के बोलना, जब सामान मुझे वेयर हाउस में रोकना है उस टाइम बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी येलो कलर की, और जब सामान मुझे वहां से मंगवाना है, वेयर हाउस से घर मंगवाना है, उस केस में फिर ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 बिल ऑफ एंट्री के कलर हैं मेरे हाथ में, व्हाइट, ग्रीन और येलो, ये 3 बिल ऑफ एंट्री है, ये 3 बिल ऑफ एंट्री है। बस ये बात ध्यान देना, सीधा घर लेके आऊंगा तो व्हाइट कलर की, वेयर हाउस में लेके जाऊंगा तो येलो कलर की, वेयर हाउस से घर लेके आऊंगा तो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री है जी। अब मुझे फटाफट से लिख दो, लास्ट टाइम चैट बॉक्स में लिख दो, पैकअप हो गया जी कॉन्सेप्ट हमारा। अब चैट बॉक्स में मुझे लिखो रही फटाफट से, 3 कलर कहां कहां यूज होंगे जी, जल्दी बोलो, लिख के बताओ रही। व्हाइट कलर ऐसे लिखो, व्हाइट डायरेक्टली होम कंजम्पशन, येलो वेयर हाउस के लिए, और ग्रीन वेयर हाउस से होम कंजम्पशन। एक बार लिखो रही चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी लिखो रही चैट बॉक्स के अंदर। यही अदा तो एक सीतम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कमाल कर रहे हो जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। आपने तीनों बिल ऑफ एंट्री के नाम लिखने स्टार्ट कर दिए हैं जी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाइट कलर की अगर डायरेक्टली घर लेके आना है, येलो कलर की अगर आपको वेयर हाउस में लेके जाना है, फिर वेयर हाउस से अगर घर लेके आना है तो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो ये हमारी है बिल ऑफ एंट्री, कौन कौन से कलर की फाइल होती हैं। ये आपका उसका पूरा डायग्राम है, आपको जो मैंने दिखाया, इसको बोलते हैं नॉर्मली डायरेक्ट क्लियरेंस, और जो मैंने ऊपर वाला डायग्राम दिखाया है ये होती है इनडायरेक्ट क्लियरेंस, मतलब पहले वेयर हाउस में फिर वेयर हाउस से अगर घर लेके आना है उस केस में क्या होगा जी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वेयर हाउस में लेके जाना है ड्यूटी आपको उस टाइम पे नहीं करनी, उस टाइम सिर्फ क्या पे करने हैं, पोर्ट ड्यूज। जब वेयर हाउस से घर लेके आओगे उस टाइम ड्यूटी भी पे करनी होगी, और जो वेयर हाउस चार्जेस होंगे वो भी देने होंगे, उसके बाद ही वो सामान घर के लिए क्लियर होगा। बस ये बात ध्यान देना। और ये कोई वेयर हाउस ऐसे वैसे वेयर हाउस नहीं होते सर, ये कस्टम के वेयर हाउस होते हैं जी। ये 2 तरह के होते हैं, इसको नॉर्मली बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस। ठीक है, इसको मैं आगे रख के बताऊंगा कि वेयर हाउस भी कस्टम वालों के होते हैं, आपके खुद के नहीं, कस्टम वालों के वेयर हाउस होते हैं, उसमें ही सामान रखा जाता है। और इसमें एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही वेयर हाउस में सामान रख सकते हो। बस ये बात ध्यान देना, और वो कितनी टाइम लिमिट होती है उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि अगर उस पोर्ट से ये सामान मुझे घर लेके आना है उस केस में क्या होगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है,
पक्का पक्का। तो अब जाके जी ये दोनों डायग्राम मैंने कंप्लीट करवा दिए जी, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बस आज की क्लास का जी, फिर ओके टाटा बाय बाय करेंगे। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है जी, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं, एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन मुझे देनी है। ये केस है जी, ये लो, ये है जी गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, ये होता क्या है? एक गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में क्या फर्क होता है? सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मुझे दे देना जी, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे आराम से खत्म होंगे। वैसे 15 मिनट के भी नहीं है तो 5 मिनट के, बट फिर भी 15 मिनट मांग रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपका, हम 15 मिनट यहाँ पे लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होंगे हम क्लास भी खत्म कर देंगे। और अगली क्लास में ध्यान देना जी, अगली क्लास हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी क्योंकि उसमें हमें बातें स्टार्ट करनी है वैल्यूएशन की। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी क्योंकि उसमें हमें बातें करनी है वैल्यूएशन की कि कस्टमर में वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन CS प्रोफेशनल में कंफर्म एक बनता है 5 नंबर का, और एग्जीक्यूटिव में एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है 1 नंबर का जी। प्रोफेशनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जी वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कमाल की बात देखो, सिलेबस दोनों में सेम है। इंस्टीट्यूट में बख्शा किसी को नहीं है जी, बख्शा किसी को नहीं है। बच्चे कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं दोनों बराबर है, हमारे लिए कोई दिक्कत, चाहे एग्जी का हो प्रोफेशनल का हो, डाल दो बच्चा पढ़ लेगा, अपने बच्चा पढ़ लेगा, क्योंकि हम पेपर कहीं से भी डाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम पता क्या है कि जब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, बच्चे को लगता है हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो सिलेबस में है, बच्चे ने पूरा सिलेबस देखा ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है। तो हमें पूरा कंप्लीट करके चलना है जी। एग्जी वाले बच्चे ध्यान दे रही, आपको बस मेरे को सिर्फ 6 से 7 क्लास मेरा साथ दे देना जी। 7वीं क्लास के बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरा साथ दो, क्यों? 7वीं क्लास के बाद आप कोई क्वेश्चन उठा लेना एग्जाम का, सारे क्वेश्चन आपको मलाई की तरह लगेंगे, कहोगे बच्चों वाले क्वेश्चन है सर सोल्व हो रहे हैं जी, ठीक है। चलो इधर सुना ध्यान से रही। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 है, गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। ये कॉन्सेप्ट है क्या, सुनना ध्यान से। अब अगर मैं गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट की बात करूंगा ना, इसका मतलब क्या है वो सुना ध्यान से। जैसे मान लो ये USA है, आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं, 1 मिनट रुको, हाँ पूरी स्क्रीन आ गई। चलो इधर सुना ध्यान से, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको। चलो ये USA है, ये USA है, ठीक है, ये USA है। और मान लो ये गुजरात है, ये गुजरात है, और बीच में ये जो है ये मुंबई है, बीच में मान लो ये मुंबई है, ये मुंबई है। ध्यान सुना जी, ये USA, ये गुजरात और ये मुंबई। अब USA से ना गुजरात सामान जाना है, USA से गुजरात में सामान जाना है, बीच में क्या आ रहा है, मान लो मुंबई आ रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, बीच में मान लो मुंबई आ रहा है, भाई मुंबई के रूट से गुजरात सामान जाना है। अब ये USA है, ये गुजरात है, ये मुंबई है। तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक कि अगर USA से डायरेक्टली गुजरात सामान जाना है और सेम ही वेसल इस सामान को लेके आगे जाएगा, मैं दोबारा बोलूंगा, USA से गुजरात में सामान जाना है और यह सामान सेम ही वेसल आगे लेके जाएगा, सेम वेसल, मतलब जो वेसल USA से चला था वही वेसल ऐसा करते 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 यहां गुजरात जाएगा। तो अगर सेम वेसल ही सामान को लेके आगे जाएगा तो वो गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस होगा। मतलब गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब पता क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब यह है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना है, सेम वेसल से ही वो सामान जा रहा है, कोई वेसल चेंज नहीं हो रहा, उसको हम ट्रांजिट वाला केस बोलेंगे जी। आपको मैं दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, USA मुंबई केरला पोर्ट है, मान लो केरला पोर्ट है ये, गुजरात केरला कुछ भी मान लो। अब देखो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की, MCP का मतलब क्या है, मुंबई कस्टम पोर्ट। ये आपको मैंने अभी नोट्स दिए नहीं है, मैंने कहा ना ये नोट्स मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। देखो बच्चे बीच में लिखना स्टार्ट हो गए हैं, ये नोट्स तो है नहीं, नोट्स तो है नहीं। अभी यहाँ देख लो सर, नोट्स मिल जाएंगे आपको, मैंने कहा था मैं नोट्स पूरे दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी सिर्फ यहाँ देखो रही, MCP मतलब मुंबई कस्टम पोर्ट। लैंडिंग कार्गो का मतलब है कि आप मुंबई पोर्ट पे कितना लैंड करोगे, मतलब कितना अनलोड करोगे, 0, हमें मुंबई पोर्ट पे कुछ नहीं रखना। GIT बॉटम कार्गो, एक होता है बॉटम कार्गो, मतलब बॉटम कार्गो मींस कितना सामान आगे जाना है। GIT गुड्स इन ट्रांजिट कितना है, पूरा का पूरा 100 यूनिट। अच्छा, फिर केरला कस्टम पोर्ट पे,
केरला कस्टम पोर्ट पे 100 यूनिट हमारा लैंडिंग कार्गो है, मतलब वहां पे 100 यूनिट हमारा उतर जाएगा और जेटी होगा नील, क्योंकि उसके आगे वो सामान जाना नहीं है। तो सोच के बोलना 100 यूनिट की जो बिल ऑफ एंट्री होगी, जो ड्यूटी पे करूंगा, क्या वो मुंबई पोर्ट पे करूंगा या केरला पे? इतना बोल दो मेरे बच्चे, अगर यूएसए से केरला सामान जाना है, बीच में मुंबई मान लो आ रहा है, तो क्या मुझे ड्यूटी मुंबई में देनी पड़ेगी केरला में? केरला में। दैट इज डेस्टिनेशन ना, मतलब जहां गुड्स की डेस्टिनेशन होगी वहीं बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी और वहीं पे ड्यूटी देनी पड़ेगी, बात खत्म। तो देखो क्या लिखा है, अनलोड 100 यूनिट, फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर 100 यूनिट एंड पे इंपोर्ट ड्यूटी नो 100 यूनिट एट केरला पोर्ट। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखो अगले में मजा आएगा, अगले में मजा आएगा। यूएसए मुंबई केरला, मुंबई में 30 यूनिट सामान मुंबई में उतारना है और 70 आगे जाना है। मान लो 1000 किलो, 100 किलो है, 100 किलो सामान है, 100 किलो में से 30 किलो मुंबई उतरेगा और 70 किलो केरला जाएगा। अब अगर मान लो यहां से वेसल चला, यहां से वेसल चला, ये वेसल चला, ये वेसल चला, ये मुंबई में जाके वेसल खड़ा हो गया। अब क्या मैं सारा का सारा 100 किलो सामान उतार दूंगा? सोच के बोलना, क्या मैं सारा 100 किलो उतार दूंगा? नहीं, मैं 30 किलो यहां पे अनलोड करूंगा और यही सेम वेसल 70 किलो आगे ले जाएगा और फिर 70 कहां उतारेगा? केरला में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेसल सेम है मेरे बच्चे, वेसल सेम है। सर आप मेरी बातें समझ नहीं पा रहे, आप अपने एग्जाम के पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन साफ बना हुआ है कि अगर जिस केस में वेसल सेम होगा, सेम वेसल सामान को आगे लेके जाएगा, वो कौन सा केस बनेगा? गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस बनेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस बनेगा। ट्रांजिट वाले केस के अंदर वेसल सेम होता है। आपको एक कीवर्ड याद करना है, सेम वेसल। सेम वेसल मीन सेम कन्वेंस। सेम कन्वेंस याद करो। वेसल मेरे मुंह पे चढ़ गया क्योंकि मतलब मेन कस्टम वेसल के ऊपर है, तो मैं जहां पे वेसल बोल रहा हूं यहाँ कन्वेंस है। कन्वेंस में क्या फर्क होता है? क्योंकि वेसल भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है और व्हीकल भी हो सकता है। तो अगर सेम व्हीकल आगे जा रहा है, सेम फ्लाइट अगर आगे जा रही है, सेम वेसल अगर आगे जा रहा है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट वाले केस में कवर होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मुंबई कस्टम पोर्ट पे लैंडिंग कार्गो, लैंडिंग कार्गो मतलब कितना अनलोड करेगा? 30 और 70 आगे जाएगा। केरला पे 70 अनलोड करेगा, आगे कुछ भी नहीं जाएगा। अनलोड करेंगे 30 यूनिट और बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे 30 की और ड्यूटी पे करेंगे 30 का। फिर सेम वेसल, देखो ना वेसल सेम, वही आगे जाएगा, 70 वहां अनलोड करेंगे और 70 की ड्यूटी पे करेंगे केरला पोर्ट पे जी। ये बात क्लियर हो गई जी। अब आगे देखो जी, यूएसए से मुंबई, मुंबई से ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से मुंबई, मुंबई से ऑस्ट्रेलिया। अब सेम वेसल जाएगा, सेम वेसल। अब 30 यूनिट अनलोड करनी है मुंबई, तो 30 की ड्यूटी पे करोगे आप यहाँ पे मुंबई में, 70 जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो भैया फिर वो ऑस्ट्रेलिया में ही ड्यूटी पे होगी तो होगी। इंडिया में कोई भी ड्यूटी 70 यूनिट की पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सामान इंडिया से बाहर जा चुका है, बट वेसल हमारा सेम है। तो देखो मैंने 3 केस बनाए हैं और 3 केस में एक चीज़ सेम हो रही है। क्या सेम हो रही है? कि वेसल जो है वो तीनों ही केस में सेम है और जहाँ जहाँ जितना जितना सामान उतरा उतने उतने सामान पर वहाँ पे ड्यूटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। बच्चा कहता है सर तो फिर ट्रांसशिपमेंट वाले केस में क्या होता है? ये देख लो, ट्रांसशिपमेंट वाला केस, ये आपका ट्रांसशिपमेंट वाला केस है। देखो जी, यूएसए मुंबई केरला। अब बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या फर्क आएगा? यहाँ पे फर्क क्या आएगा? यहाँ पे देखो मैंने कलर कर रखा है ब्लू और आगे कलर है, मान लो ये कौन सा कलर है? ये मेहरून कलर है, मेरे ख्याल से मेहरून कलर है। रेड कलर मान लो, रेड कलर है। अब देखना जी, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की, मुंबई में 30 यूनिट सामान उतारना है, मुंबई में 30 यूनिट सामान उतारना है और 70 जाना केरला में। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वेसल है ये मुंबई तक जा सकता है, मुंबई के आगे ये वेसल जा ही नहीं सकता। सर आपने देखा होगा कई बार हम कैब करते हैं, कैब वाले क्या बोलते हैं? सर हमारी कैब यहां तक जाएगी, उसके आगे आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों को ऑल इंडिया परमिट नहीं होता, कई लोगों को ऑल इंडिया परमिट होता है। अब ये मुंबई वेसल वाला कह रहा है कि भैया मेरे को परमिट ना मुंबई तक है, मैं सारा सामान मुंबई में उतार दूंगा, तुम 30 यूनिट वहां पे क्लियर करवा लेना और 70 यूनिट दूसरे वेसल में चढ़ा के केरला पहुंचा देना। अब सोच के बोलना जी, मुंबई में ड्यूटी पे करूंगा, मैंने अनलोड किया 100, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मुंबई में सामान मैंने अनलोड किया 100, बट क्या मैं ड्यूटी 100 पर पे करूंगा? आंसर इज नो सर, क्योंकि मुंबई में 30 पर ही ड्यूटी पे करनी है, 70 तो दूसरे वेसल में सामान लोड होगा, फिर वो केरला जाएगा, तो 70 की ड्यूटी तो केरला पर ही पे होगी। बस ये बात ध्यान दो। देखो मैंने क्या लिखा है, अनलोड 100 यूनिट बट फाइल बिल ऑफ एंट्री ओनली फॉर 30 यूनिट, इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे 30, बैलेंस 70 रीलोड करूंगा इन डिफरेंट वेसल और फिर डिफरेंट वेसल आगे जाएगा और वहां पे 70 पर ड्यूटी पे कर दूंगा। तो यहां पे फर्क बस ये आ रहा है कि यहां पे वेसल जो है ये वेसल आपका अलग है जी।
तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट वाले केस में बस एक फ़र्क है, ट्रांजिट वाले केस में आपको वेसल सेम ही आगे जाएगा, जहां जहां जितना जितना क्लियर होगा उसके बेस पे ड्यूटी पे करोगे। ट्रांसशिपमेंट में बस ये दिक्कत आती है, एक बार सारा सामान अनलोड होता है, तो सारा सामान अनलोड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे पर ही ड्यूटी पे करनी है, जितने की बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उतने की ही ड्यूटी पे होगी। जब दूसरे वेसल में सामान आगे जाएगा तो वो ट्रांसशिपमेंट वाला केस बन जाएगा, उसको ट्रांजिट वाला केस नहीं बोलेंगे। तो आपके एग्जाम में, और ध्यान रखना प्रोफेशनल वाले बच्चे जी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाना है सेम वेसल के थ्रू, तो वो कौन सा केस होगा, गुड्स इन ट्रांजिट। अगर वो डिफरेंट वेसल के थ्रू जाना है तो वो कौन सा केस होगा, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। बस ये पर ध्यान दो। और अगर वो ये बोल दें ट्रांसशिपमेंट वाला केस है, बीच में मुंबई है, 100 का 100 किलो अनलोड कर दिया बट 70 आगे जाना है, तो मुंबई वाले पोर्ट पे ड्यूटी कितनी पे करोगे, 100 पर ड्यूटी पे नहीं करेंगे। नो डाउट अनलोड आपने 100 की है बट यहां पे क्लियर 30 होना है, तो ड्यूटी 30 पे ही पे होगी, 70 की ड्यूटी केरला पे होगी जी। ये आपकी बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है। और देखो यहां पे मैंने गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का ये डिफरेंस मैंने बनाया हुआ जी। गुड्स इन ट्रांजिट सेक्शन 53 ऑफ कस्टम एक्ट में कवर है, वो 54 में कवर है। देखो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन, क्या लिखा हुआ है ट्रांजिट वाले केस में, क्या लिखा है, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेम कन्वेंस इज ट्रांजिट, और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अदर कन्वेंस इन ट्रांसशिपमेंट, ठीक है जी। वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेंस एंड मेंशन इन इंपोर्ट रिपोर्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट फॉर ट्रांजिट within or outside India, the PO may allow the goods conveyance to transit without payment of duty। मतलब आप इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते हो या इंडिया में कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हो, किसी पोर्ट को क्रॉस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ड्यूटी वहीं पे करनी होगी जहां तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने लिखा है जी आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आके लेके जा सकते हो। इसमें सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू होगा, क्योंकि जब वेसल ही सेम है, जब वेसल ही सेम है तो गवर्नमेंट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी सेम होगा। बट ट्रांसशिपमेंट वाले केस में जब वेसल चेंज होगा तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट इशू होता है जो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बिना आप सामान आगे लेके नहीं जा सकते जी, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। यहाँ भी इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ये बात ध्यान दो, मतलब मैंने कहा था ना कि जहां सामान जाएगा, जहां बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे वहीं पर ड्यूटी पे होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला केस जी। लो जी फाइनली अब जाके ये डायग्राम हमारे ख़त्म हो गए हैं जी। तो एक तरह से जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा कस्टम का था, यहाँ तक इंपोर्ट वाले सारे केस खत्म हो चुके हैं। अब हमें निकालनी है भाई, जब मैं असेसमेंट करता हूँ तो मुझे को वैल्यू कैसे निकालनी, से हमने जीएसटी में वैल्यू निकाली थी ना। अगर आपको ध्यान हो जीएसटी में वैल्यू निकालने का सेक्शन नंबर 15 था, 15(1) में 15(2) ऐड करो, 15(3) माइनस करो। यहाँ पे वैल्यू निकालने का थोड़ा अलग तरीका है, आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आपने सही ढंग से समझ लिया बिल्कुल आसान बन जाएगा जी, बिल्कुल आसान बन जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास करो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी कस्टम वैल्यूएशन के ऊपर ही आएगी अब, और सबसे मेन क्लास होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा जी यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, अभी तो क्लासेस यूट्यूब पे हैं जी, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे सर, इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। फिर मत कहना कि सर कब आएंगे। बच्चा कह रहे हम डाउनलोड करके रख लेंगे, डाउनलोड करके रखता हूँ गैलरी, मतलब डाउनलोड तो आपने हजारों वीडियो कर रखे हैं, आपने देखी कितनी है। एक बच्चा कहता है सर आपने ना अभी तक स्टूडेंट दरबार की 46 वीडियो डाल दी हैं, जीएसटी की 31 डाल दी हैं, तो ये हमारी सारी रिवीजन क्लास के मैंने ना इसको डाउनलोड करके रख लिया। मैं कहा डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, कह रहा देखूंगा। मैं कहा कितनी वीडियो गैलरी के अंदर पड़ी है सर, कितनी वीडियो पड़ी है, ये ना बाद की बातें बाद की ही हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। मेरा एक्सपीरियंस सर, जिस बच्चे ने साथ के साथ देख ली नहीं तो फिर गैलरी पता नहीं कितनी भरी हो, हमें खुद ही नहीं पता, तो ना कोई फायदा नहीं है सर। जो बच्चे यहाँ पे डेली आके देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता होगा। और वो सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में जब देखने बैठते होंगे, मेरे से पूछो क्या होता है बाद में देखने बैठते हैं, कभी पोज कर दिया, कभी बीच में छोड़ दी, फिर चला ली, फिर पोज करके फिर चला ली, यही काम करते रहे और समझ में कुछ नहीं आया, और फिर ब्लेम कर दिया टीचर पे। यार विवेक सर का ना मजा नहीं आया यार, मजा कैसे आएगा? अगर एक फ्लो के अंदर ही बातें सुनी होती, समझी होती, तो मजा क्यों नहीं आता सर, ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया जी। तो एक बार बस ये सारी आपने रिवीजन करके आनी है जी, इसके नोट्स में डाल दूंगा
कल सुबह तक, या हो सके तो आज रात को ही डाल दूंगा, कोशिश करूंगा। अब एकदम मैसेज मत करना कि अभी डाल दो, कल सुबह तक, नहीं तो रात को कोशिश करूंगा, रात को ही डाल दूंगा। आराम से बैठ के नोट्स पढ़ लेना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहां तक हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगली क्लास में आने से पहले, कल की क्लास में आने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने ये चारों लेक्चर एक बार जरूर देख के आने हैं जी, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अभी रात को 10 बजे, आधे घंटे के बाद। और आज जीएसटी के हमें सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। और बच्चा कह रहा सर जीएसटी में जो क्वेश्चन करवा रहे हो ना आप, मजे आ रहे हैं। आज देखना सर, आज जो क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे आपको कि सर अब जीएसटी कहीं से भी आ जाए, ठीक है। और आज मैं अनाउंसमेंट करूंगा इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन कब करेंगे, तो प्लीज़ टाइम में पहुंच जाना जी। रात को 10 बजे हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और बाकी कल शाम को 8 बजे कस्टम के लिए मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल शाम को 8 बजे, और अभी रात को 10 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी, जगमगाते रहो, आनंद में रहो जी। थैंक यू सो मच।